जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2021 स्ट्रैटेजी का मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम मैथ्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे इस दिसंबर 2021 के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आज जो डिस्कस करेंगे उसका ही एक पार्ट है, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का एक पार्ट 1 मान सकते हैं हम, जिसमें हम लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंसी, क्वाड्रेटल जिसमें आपका आ जाता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैलोग्राम, ट्रेपेजियम, जो भी आपके चार भुजाओं से बनने वाले जितनी भी आकृति होती है वो सारी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद सर्किल वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा ज्योमेट्री पार्ट 1। उसके बाद मैंने आपको जैसा आप उसमें स्ट्रैटेजी में बताया था वैसा हम पार्ट बाय पार्ट इसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। लेते हैं कि आपकी रेखा होती क्या है, उसमें किस टाइप की आपकी चीज़ें होती है। देखो, सबसे पहले समझते हैं, आप ये जो लाइन खींचते हैं, हम स्ट्रेट आपने लाइन खींची ए से बी तक, ये एक रेखा होती है। लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता होगा कि यार ये रेखा ए से बी तक जा रही है, लेकिन रेखा जब हम बोलते हैं तो रेखा आपके इनफाइनाइट तक जाती है। ये यहाँ भी इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफाइनाइट मतलब असीमित इसकी लंबाई होती है। तो रेखा की लंबाई हमेशा असीमित होती है। और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ऐसे। ये होती है हमारी रेखा, दोनों तरफ एरो, यानी दोनों तरफ असीमित तौर से जो चलती है उसको बोलते हैं हम रेखा। ठीक है, दूसरा चीज आती है रेखाखंड। अगर हम इस पूरी रेखा में से एक छोटा सा भाग काट दें, सपोज ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, अब मैंने ये भाग जो काट दिया इसमें से, इसको अलग, तो हमारा रेखाखंड हो गया इसमें से कौन सा? पी क्यू। ठीक, तो रेखाखंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। हम इसमें एरो नहीं होता है, क्योंकि रेखाखंड क्या होता है, आपका एक सीमित पार्ट होता है और उसकी एक लंबाई होती है। बता सकते हैं कि ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का है, तो वो कहलाता है हमारा रेखाखंड। एक आती है हमारी टर्म आती है किरण, जिसको बोलते हैं हम रे इंग्लिश में। रे जो होती है हमारी, रे 1 डायमेंशन में इस तरीके से होती है, इस तरीके से। जो आपकी इधर तो जो है आपकी असीमित होती है, और उसका केवल स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता होता है। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं इसको लिखूं ए बी, तो हमारी जो रेखा की रे की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है इस तरीके से। मतलब एक डायरेक्शन आपकी इसका जो है एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट जो है इसका अनलिमिटेड पॉइंट तक जाता जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी डेफिनेशन रेखा की। डायरेक्ट इनसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि रेखा, किरण, रेखाखंड ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रेखाओं के प्रकार। तो देखो, दो टाइप की रेखा होती है। एक तो आपकी सीधी रेखा होती है, और एक होती है आपकी थोड़ी सी कर्व रेखा। ठीक है, इस तरीके की जो रेखा होती है ये होती है आपकी कर्व रेखा। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन आपके लेवल 1 टाइप के उसमें आ सकता है कि निम्न में से कौन सा रेखा का प्रकार है, तो आपको बता देना है। ये तो है आपकी सीधी रेखा, जिसको हम बोलते हैं, ये है आपकी कर्व रेखा, यानी कि टेढ़ी रेखा। ठीक है, तो ये आपकी दो टाइप की रेखाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कुछ टाइप के कोण होते हैं। जो रेखाएं, आपको पता होगा कि एक रेखा जब दूसरी रेखा से एक दूसरे को काटती है तो वो एक एंगल बनाती है, कोण बनाती है। कुछ बेसिक कोण है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका डेफिनेशन एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो न्यून कोण की डेफिनेशन बहुत सीधी है, जो कोण आपका 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो वो आपका कहलाता है न्यून कोण। जैसे कि 30 है, 36 है, 46 है, ये क्या है? 90 से कम है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। सिंपल सी बात है, 90 से ज्यादा हो, यानी कि आपका 100 है, 91 है, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके अधिक कोण कहलाएंगे। उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। अगर आपका कोण जो है 90 के बराबर है एग्जैक्टली, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? राइट एंगल। ठीक है, तो 90 से कम हुआ तो न्यून कोण, ज्यादा हुआ तो अधिक कोण, 90 हुआ तो सम कोण। ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पर इस टाइप का एंगल बनता है, वो हमारा क्या रहता है? स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण, जो हमारा नॉर्मली कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चार डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कई बार एक क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, या पूछते तो नहीं है डायरेक्टली, पर उसका यूज आ जाता है कि न्यून कोण है, कंडीशन दे रखी है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कोण 90 से तो कम ही होगा। उस तरीके से उसका एप्लीकेशंस बन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चारों आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन जो है, जो इनकी कोणों की बनती है, वो क्या बनती है? इस तरह से बनती है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपका दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री है, तो वो दोनों कोण क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, ए बराबर है मेरा 50 और बी बराबर है मेरा 40, तो ए प्लस बी कितना हो गया मेरा? 90। यानी कि मेरे ए और बी जो है ये मेरे पूरक कोण है। तो मेरा सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या होगी? सम बराबर 90 डिग्री। दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो वो मेरे पूरक कोण होंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं संपूरक कोण। अगर दोनों एंगल का सम 180 हो,
तो मेरे संपूरक कोण हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आपका ए है 120 और बी है 60। तो अभी देखो इसमें ए तो है अधिक कोण, बी है आपका न्यून कोण, लेकिन दोनों का सम 180 हो रहा है, तो दोनों क्या बन गए मेरे संपूरक कोण। ठीक है, तो संपूरक कोण पूरक कोण हमेशा पेयर में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आसपास के जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, इसको बोलते हैं आसन्न कोण। देखो अगर भाई ये जो है मेरा इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा और एक ये वाला जो एंगल बनेगा, ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। यानी कि इस लाइन से जो मेरे दोनों एंगल बन रहे हैं ये मेरे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से मैं दोनों लाइनें एक दूसरे को काट देता हूं, तो मेरे ये जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के अपोजिट वाला है, वर्टिकली दोनों से अपोजिट है, और ये दोनों एंगल मेरे क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे, ये भी आप ध्यान रखना, आगे और देख लेंगे, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो 4 कोण आपको ये भी ध्यान रखने हैं, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, ये बहुत दोनों जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है। ये वाला पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल का हमेशा, या तो इसका ट्राइंगल में भी बहुत यूज होता है, तो आपको इन दोनों को याद ही रखना है कि पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण सम 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री। आप इसको किसी भी ट्रिक से किसी भी तरीके से याद रख लो, अब बस याद रखना है ये चीज। ठीक है, चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे जो हमने कोणों को पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें पूछा निम्नलिखित से एक्स वाई जेड की का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों तो क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है, और मैंने अभी आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 55। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ईजी है। उसके बाद आपको ये पता है कि अगर आप इस वाले इसमें देखो, मैं इसको ग्रीन से बनाया था, अगर आप इस वाली लाइन में देखो तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 180, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा मेरा 180, विच इज नथिंग बट ये दोनों एंगल क्या है, x और y क्या है, x और y मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर y x 55 है तो y कितना हो जाएगा 125, विच इज नथिंग बट कैसे आया 180 में से 55 को घटा दिया मैंने, ये 55 को घटा दिया तो मेरा y कितना आ गया 125। ठीक है, और अब y 125 है तो z कितना होगा, z भी 125 होगा, y और z क्या है, फिर से y और z हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, तो z भी कितना हो जाएगा मेरा 125। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आ भी सकता है आपके लेवल 1 में, क्योंकि आपका टॉपिक ही दिया हुआ है रेखा एंड कोण, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इन चारों पांचों का यूज करके आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, पूरक कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, इनका सबका यूज करके आपसे पूछा जा सकता है दो कोणों में उनकी वैल्यू निकालें कितनी होगी। ठीक है, ये देख लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन और है, इसमें भी आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखो x कितना हो जाएगा इसमें, अब अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो ये तो इससे आपको पता चल गया कि जो 40 जो है हमारा, ये वाला जो 40 एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो z तो कितना आ जाएगा मेरा 40, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, z तो हो जाएगा मेरा 40। अब देखो अगर z 40 है तो अगर मैं इस वाली चीज में देखूं, अगर आप इस वाली लाइन में देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180, यानी कि x प्लस जेड प्लस 25 मेरा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है, सीधा एंगल जो होता है वो 180 होता है, और उसके ऊपर जितने भी पार्टीशन एंगल बनेंगे उनका सम 180 ही होना चाहिए। तो मेरे को z की वैल्यू पता है 45 से 25, तो x मेरा कितना आ जाएगा 180 माइनस 45 से 25 कितने होते हैं 70, तो x आ जाएगा मेरा कितना 100 240, जेड ये 40 दिया हुआ है, 40 प्लस 25, 40 से 25 65, तो 180 में से 65 गए तो 115, तो x कितना आ जाएगा मेरा 115। और अगर मेरा x आ गया 115, ठीक है, तो ये तो आपको दिया ही हुआ है कि आपका जो x है 115। अब इस वाले एंगल में देख लो आप, अब इस वाले ट्राइंगल, इस वाली लाइन पे आ जाओ, ये जो लाइन दे रखी है आपकी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या है y और 40 क्या है, y और 40 सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। देखो यहाँ से अगर आप इस लाइन में देखोगे, इस लाइन को मैं यहाँ बना दूं, इस तरीके से बना दूं, तो ये वाला एंगल मुझसे y है और ये वाला एंगल मुझे 40 दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो y प्लस 40 कितना होगा, मुझे पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल का सम 180 होता है, तो y कितना हो जाएगा मेरा 140। तो यहाँ से मेरा y आ गया, x आ गया और ये z आ गया। ठीक है, तीनों की वैल्यू निकल के आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, बस एंगल्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, आपको लाइन दे देंगे और आपसे एंगल्स की वैल्यू पूछेंगे। ठीक है,
तो आप ये भी देख सकते हो, एक और क्वेश्चन है, आप इसमें मेनली डायरेक्ट ही पूछा है कि आपको बताना है। ये आपके लिए मैं 2 बता देता हूँ, बाकी आप होमवर्क एज ए होमवर्क इसको निकालना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, अधिक कोण मतलब इनमें से वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अधिक मतलब शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए और अधिक भी होना चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप इसमें देखो, निकालो इसमें से एंगल कौन कौन से होंगे। अगर आप देखो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं और अधिक भी हैं। अधिक मतलब 90 से ज्यादा भी हैं। तो मेरा ए ओ डी जो हो जाएगा, पहले का आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ए ओ डी और बी ओ सी, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं। अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट भी हैं और मेरे जो है अधिक भी हैं, तो ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद आपका है आसन्न पूरक कोण। आसन्न पूरक कोण मतलब एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप इसको निकालोगे, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, तो अगर आप एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालोगे तो क्या होता है, मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एडजेसेंट होना चाहिए। तो एडजेसेंट कब होंगे, एक ही लाइन बीच में जा रही हो और उन दोनों का एंगल जो ऐसा आ रहा हो। मैंने ये बताया था आपको एडजेसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये और ये एंगल है क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे निकालने हैं जो एडजेसेंट भी हैं लेकिन पूरक है। पूरक मतलब उनका सम जो है वो है क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरा, देखो अगर आप इसमें देखोगे ई ओ ए एंगल को देखो आप, ई ओ ए एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ई ओ ए एंगल। और आप इसमें देखोगे एक और जो एंगल है मेरा ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल। तो ये जो लाइन अगर आप देखोगे, ये जो मेरी बन रही है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। मैं बताया था बीच लाइन अगर आप बीच में से जा रही है तो 2 एंगल जो बच रहे हैं वो दोनों एंगल अगर मेरे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। और आसन्न कोण इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये मेरे जो सेकंड का मेरा आंसर हो जाएगा एंगल ए ओ ई और एंगल ए ओ बी, ये क्या हो जाएंगे मेरे आसन कोण हो जाएंगे। अब से समान संपूरक कोण निकालने हैं आपको। अब समान संपूरक कोण आप एक बार समझ लो, संपूरक कोण तो मुझे पता है, संपूरक कोण मतलब सम होना चाहिए 180, लेकिन समान ही हो जो उस लाइन के ऊपर हो, मतलब पॉजिटिव में, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। लाइन के नॉर्मली क्या होता है, इधर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है, उधर जो एंगल बनता है नेगेटिव होता है। अब याद रख लो बस इसको इस तरीके से, ऊपर पॉजिटिव एंगल बनता है, नीचे नेगेटिव। तो ऊपर जो बन रहे हैं अगर एंगल दोनों, उनका अगर सम 180 आ रहा है तो वो है मेरे समान संपूरक। नीचे बन रहे हैं और सम 180 आ रहा है तो वो है असमान संपूरक। अब आप देखोगे थर्ड का आंसर देखो, संपूरक कोण यानी सम होना चाहिए 180, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखो ई ओ बी। अगर मैं देखूं यहाँ से एंगल मेरा ई ओ बी एंगल को देखो आप, ये ई ओ बी एंगल, ठीक है, और मेरा जो है ई ओ डी एंगल, ये दोनों एंगल अगर हम ये वाला और ये वाला एंगल जो है इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं और संपूरक भी हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो मेरा ई ओ बी और ई ओ डी जो हो जाएगा वो मेरा समान संपूरक कोण हो जाएंगे। अब आप ये निकालना दोनों, ठीक है। रेखे क्यूब मैंने आपको बता दिया था, रेखे क्यूब में वो दो एडजेसेंट एंगल रेखे क्यूब बनाते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 होता है। यानी कि संपूरक आसन्न कोण को जो युग्म होता है उसको हम रेखे क्यूब में बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें निकाल सकते हो, इन दोनों का आंसर आप निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं अगर आंसर सही हुआ तो उस कमेंट सेक्शन पे मैं कमेंट करूंगा, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा उस कमेंट को, ठीक है। तो आपका ये हो गया असमान मतलब नीचे वाले, ये तो आप निकाल ही सकते हो, मैंने समान निकाल दिया, असमान उल्टे नीचे आ जाएंगे नीचे की साइड, ठीक है। दोनों आप चौथा और पांचवें का आप आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है हमारा एक डिफरेंट टाइप की एक और एग्जाम्पल आता है हमारा रेखा, जिसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। एक्चुअली क्या ये जो कंडीशन है ना, इस टाइप की कंडीशन आती है, ये जो हमारी रेखा होती है इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ऐसी रेखा जो किसी भी दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब ये रेखा काट रही है ना, तो देखो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो इन सब एंगल का क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, टाइप के एंगल है। तो देखो इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले। देखो अगर आप समझोगे, देखो इसमें बोला क्या है, अंतःकोण। अंतःकोण मतलब इंटरनल एंगल। अब आप देखोगे जो ये लाइन है मेरी, ये जो दो लाइन है इस तरीके से काट रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, इस एरिया में जो एंगल बन रहे हैं वो कहलाते हैं मेरे इंटरनल एंगल, अंदर की साइड बनने वाले एंगल। और यहाँ जो एंगल बन रहे हैं वो मेरे कहलाते हैं बाह्य एंगल। तो इसमें देखो 3 4 5 6 यहाँ बन रहे हैं, अंदर इस एरिया में बन रहे हैं, तो ये कहलाएंगे मेरे अंतःकोण। और 1 2 7 8 ये बाहर बन रहे हैं और 1 2 7 8 ये बाहर बन रहे हैं। मतलब जो ये वाली जो मेरी लाइन है जो मेरी काट रही है, इन दोनों लाइनों से जो बाहर की साइड बन रहे हैं वो कहलाएंगे मेरे बाहर बाह्य कोण, और जो अंदर की इसमें इस रीजन में जो बन रहे हैं वो कहलाएंगे मेरा अंतःकोण, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा एक आता है संगत कोण,
ठीक है। संगत कोण के युग्म इसमें होते हैं, संगत कोण के क्या क्या युग्म है। देखो संगत कोण क्या होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दो लाइन जा रही है, यहाँ पे तिर्यक क्षेत्र होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एक लाइन के एक ही साइड वाले जो एंगल है वो कहलाते हैं मेरे संगत कोण। जैसे कि आपके संगत कोण का युग्म क्या हो जाएगा, इसमें से 1 और 5 और आपका ये वाला और ये वाला जो बन रहा है 2 और 6, ये भी क्या हो जाएगा मेरा संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं संगत कोण जो एक ही साइड में बन रहे हैं उस लाइन के, वो कहलाते हैं मेरे संगत कोण। एक आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आता है एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं मैं। एकांतर कोण तो आपको पता ही होगा। अब एकांतर में दो होते हैं, एक तो एकांतर आपका अंदर बनेगा और एक एकांतर आपका कहाँ बनेगा, बाहर की साइड बनेगा। ठीक है, तो देखो ये है। अब इसमें देखो एकांतर को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये जो हमने मिटाया इसको मिटा देता हूँ। देखो एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण में क्या होगा आपका, देखो ये जो आपकी लाइन बन रही है, ये इस तरीके से लाइन जा रही है, तो इसमें जो एकांतर कोण होता है वो होता है आपका इसके अंदर बन रहे हैं, जो अंदर बन रहे हैं लेकिन अल्टरनेट है। ठीक है, ये इस तरीके से है, ये सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल। इसको मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होता है इंग्लिश में। मतलब ये और आपका ये जो एक के बाद एक अल्टरनेट है। देखो इसको अगर आप ऐसे समझोगे, मिरर इमेज काइंड ऑफ थिंग है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा अल्टरनेट एंगल। तो ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं हम, अंदर जो बन रहे हैं इनको कहलाएंगे हम अंतःकोण, और जो बाहर की साइड बन रहे हैं, बाहर मतलब एक तो मेरा ये और एक ये भी अल्टरनेट है, तो ये और ये कहलाएगा मेरा बाह्य, और ये कहलाएगा मेरा अंदर जो बन रहे हैं अंतःकोण। ठीक है, समझ में आ गया। एकांतर मतलब अल्टरनेट एंगल, एक अंतर के बाद, यानी कि ये फिर यहाँ पे कोई बने ये फिर ये, इस तरीके से बनते जाएंगे एंगल, उनको कहेंगे हम अल्टरनेट एंगल, विच इज नथिंग बट एकांतर कोण। तो ये हो गए थे हमारे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और एकांतर बाह्य कोण वही जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके अंदर वाले हैं एंगल वो जाएंगे आपके अंतःकोण, और बाहर वाले हैं वो जाएंगे बाह्य कोण। तो एकांतर अगर सिंपल अंतःकोण है तो अंदर वाले अंतःकोण, बाहर वाले बाह्य कोण। एकांतर साथ लग गया तो आपका अल्टरनेट वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा, जो मैंने आपको बताया। ये वाले जो एंगल होते हैं ये होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलो आगे आपको बात समझ में। एक चीज में एक है कि तिर्यक छेदी रेखाओं के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ मतलब इधर की साइड, जैसे ये तिर्यक छेदी रेखा है आपकी, इसके इधर बने कोणों का योग और इधर बने कोणों का योग। तो 3 और 5 तो किधर बन रहे हैं, इधर की साइड बन रहे हैं, और 4 और 6 किधर बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं। तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझना है। नॉर्मली तिर्यक छेदिक रेखा में इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लेता है कि 2 और 6 में क्या रिलेशन है, 4 और 8 में क्या रिलेशन है, निम्न में से अल्टरनेट एंगल का पेयर कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तिर्यक छेदी रेखा में एक चीज और आपकी आती है कि जो हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था, वो रेखा ऐसे जा रही थी और हमने इसको काट दिया था। लेकिन एक जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनता है कि आपकी जो रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं। समानांतर रेखा को अगर कोई रेखा काटती है तो फिर एंगल्स में क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन वही है सारी। आपका ये वाले हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, ये आपके हो जाएंगे, ये अंतःकोण हो जाएंगे, ये वाले बाह्य कोण हो जाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, उनमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि उनकी वैल्यूज बराबर होने लग जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे पढ़ते हैं, अगर डेफिनेशन पढ़ा आप यहाँ से, तो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि दो समांतर किसी रेखा द्वारा तो संगत कोणों के युग्म का माप समान होता है। ठीक है, तो हमने उसमें संगत कोण क्या पढ़ा था, हमने संगत कोण पढ़ा था आपका 1 और 5 क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला जो होता है हमारा संगत कोण होता है। तो अगर हम तिर्यक छेदिक रेखा में देखें कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे संगत कोण हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि 5 जो है 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी पहली डेफिनेशन निकल के आती है अगर समानांतर रेखा है तो। और तिर्यक छेदिक रेखा में से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, हमेशा समानांतर वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसी में ही आपका जो है वैल्यू निकल के आ सकती है। ठीक है, एक चीज तो हमने इससे ये सीख ली। दूसरी चीज हमारी बोल रही है, इसी का हम यूज करके देखते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण तो आपको पता ही है, ये वाले होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके होते हैं। कौन से, आपका 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट है। और आपका 8 है और 4 है, ये भी वर्टिकल अपोजिट है। तो आप देखोगे कि इनसे जो आपका बन के निकल के आएगा उससे क्या होगा कि, और 7 और 8 भी सेम है। मैंने आपको बताया था ये वाले जो है इस तरीके से अगर कोई एंगल बनता है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है, तो ये एंगल भी आपका सेम है। तो आपका इससे जो एक और चीज आपकी डेरिवेशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि हम देख सकते हैं कि इसमें एंगल 1 और एंगल 6 ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर हो जाएगा। और एक्चुअली अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या है, ये आपके हैं अल्टरनेट एंगल।
ठीक है, तो 3 और 8 भी बराबर हो जाएंगे और 1 और 6 भी बराबर हो जाएगा। यानी कि पैरेलल लाइंस जब होती है, तिर्यक छेदी रेखा अगर पैरेलल लाइंस को काटती है तो हमारे अल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वही हमारा लिखा हुआ है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। यानी कि आपका जो 1 6 है वो आपका 3 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका समझ में आ गई होगी। एक चीज आपको एक और ध्यान रखनी है कि यदि दो समांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा काटी जाती हैं तो अंतःकोणों का योग प्रत्येक युग संपूरक होता है। यानी कि आपका जो अंतःकोण होते हैं, अंदर के जो कोण होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक बार मिटा दूं, आपका मैंने आपको बताया था इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं। इसमें अंतःकोण है आपके कौन से, ये वाला अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है। तो देखा जाता है कि प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यानी कि 3 और 6 का सम जो होगा क्या होगा, 180 होगा, और 1 और 8 का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको बस एक स्टार ये, एक स्टार ये और एक स्टार ये, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत इजीली। एक बार फिर से देख लेते हैं। संगत कोणों का युग समान होता है, आपका एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है, और प्रत्येक युग्म जो होता है आपका अंतर कोणों का वो संपूरक होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको सवाल देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके के बनते हैं। देखो आपका सवाल है यदि एल आपके वही दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और एक तिर्यक छेद की रेखा उसको काट रही है, तो आपसे बोला है, दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित आकृति में एक्स का मान निकालिए। देखो अब सबसे पहले इसमें यूज करते हैं जो हमने पढ़ा है। देखो अगर ये वाला एंगल 110 है, अगर ये वाला एंगल 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि अंतः कोण जो होते हैं, अंतः कोण वो क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं आपके अंतःकोणों का जो संपूरक होते हैं, यानी कि ये और ये संपूरक होंगे। यानी कि x प्लस 110 बराबर किसके होगा, 180 के होगा। x बराबर कितना आ गया इससे, 90। तो मेरा x जो है वो क्या है, इस वाले चित्र में x मेरा कितना है, 90 है। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब इसमें दे रखा है कि जो हमारा x का मान निकालना है, देखो ये 100 है, ये वो भी 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अंतःकोण हो गए, दोनों का सम 180 है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये अगर 100 है, अगर आप यहां से देखो तो ये और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, सॉरी नॉट एडजेसेंट, अल्टरनेट, यानी कि एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण है। अगर मैं इसको कलर में देखूं, आपके ये ब्लू को देखो, ये वाला ब्लू और ये वाला, ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है। मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों युग्म बराबर होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 के। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे भी निकाल सकते हो। एक तरीका और है कि x ये 80 है, देखो ये भी 80 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली लाइन तो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला 80 है तो ये भी 80 होगा, तो x कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका टोटल एंगल कितना है, 180 क्या है, संपूरक बन गया, तो ये भी आपका x की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्मली एग्जाम्स में, जिसमें आपको ये सब प्रॉपर्टीज जो होती है वो लगानी होती है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखो आपको दी हुई आकृति में कोणों की भुजाएं समानांतर है, बीसी और आपकी ये समानांतर भुजाएं, ये वाली और ये समानांतर है। देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो दो समांतर भुजाएं जा रही है पैरेलली, और ये दो तिर्यक छेदक रेखाएं उनको काट रही हैं। मैं इनको एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो आपका तिर्यक छेदी रेखा वाला क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि एबीसी 70 दे रखा है आपको, आपसे पूछा है कि डीजीसी ज्ञात कीजिए। डीजीसी मतलब कौन सा वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये तो आपको पता है कि अगर ये लाइन, ये और ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये बल कितना होगा, 70 होगा। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 70। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि डीईएफ ज्ञात कीजिए। डीईएफ मतलब ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ये वाला एंगल। ठीक है, अब आप देखो ये वाला एंगल अगर आप तिर्यक क्षेत्रीय रेखाओं में देखोगे, ये है हमारी रेखाएं हैं, ये और ये। ठीक है, तो मैं इससे निकालूं तो ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 70 है तो मेरा ये वाला एंगल भी 70 होगा। आगे बात समझ में, दिक्कत नहीं है। तो मेरा डी एफ जो हो जाएगा उसकी वैल्यू पे कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेनली आपके जो रेखा एवं कोण में। बल्कि मैं नॉर्मली क्या होता है, रेखा एवं कोण का जो टॉपिक होता है, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशंस आपकी नॉर्मली काम आती है, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, इन सब में आपकी एप्लीकेशंस काम में आती हैं। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो तिर्यक छेदी रेखा में से आते हैं। इस टाइप की आपको दे दी जाती है सिचुएशन, और आपको पूछा जाता है इस कोण की वैल्यू क्या है, उस कोण की वैल्यू क्या है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एकांतर कोण ध्यान रखना है, अंतर कोण ध्यान रखना है, बाह्य कोण ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, और एकांतर कोण के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा रेखा और कोण वाला टॉपिक खत्म होता है।
अबाउट द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, मतलब 3 भुजाएं जिसमें होती हैं। ठीक है, तो आपका नॉर्मल जो त्रिभुज होता है वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया आपका, इसमें हम कहते हैं ये है आपका ए, ये होता है ए बी सी। तो आपने इसमें जो कितने पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें आपके होते हैं देखो ए बी सी, ये तो होते हैं आपके शीर्ष, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये होते हैं मेरे शीर्ष, ये ए बी और सी। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी, ये जो चीजें हैं, ये होती है मेरी भुजा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड्स। तो ये होती है ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, ट्राइंगल को बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। उसके बाद इसमें एक तीसरा जो पॉइंट होता है ट्राइंगल में, होता है एंगल। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे एंगल बी को रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मली मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये होता है मेरा एंगल ए बी सी। तो बीच वाला जो आपका आता है वो होता है आपका, उस पर्टिकुलर एंगल को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में कितने एंगल हो जाएंगे, आपका ए बी सी हो जाएगा, एक आपका एंगल बी ए सी हो जाएगा जो आपका ये वाला एंगल है, और एक आपका एंगल हो जाएगा ए सी बी जो आपका ये वाला एंगल। ठीक है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ए सी बी लिख सकते हो, आप इसको बी सी ए भी लिख सकते हो। मेन बात है कि सी एंगल को आप दिखा रहे हो तो सी आपका जो है वो बीच में आएगा। तो ये आपके थोड़ी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्राइंगल को हम जब समझते हैं तो ट्राइंगल किस तरीके का होता है हमको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक ट्राइंगल में क्या होता है, आपका जो एक चीज समझते हैं ट्राइंगल में, और कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ट्राइंगल की। एक होती है आपकी माध्यिका। देखो नॉर्मली क्या आपने ट्राइंगल बनाया, अगर आपने इस यहाँ से एक लाइन खींची और ये लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही है, ये इन दो, इस वाली भुजा को, मतलब अगर मैं कह दूं बी सी, ए से अगर मैंने एक लाइन खींची, वो बी सी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस वाली लाइन को बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब बाइसेक्टर। ये इस पर्टिकुलर साइड को क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो माध्यिका होती है, ये क्या होती है आपकी, अपोजिट वर्टेक्स से जब आप कोई लाइन खींचते हो और वो लाइन जिस पॉइंट पे आके मिलती है, वो पॉइंट इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो उसको बोलते हैं माध्यिका। ऐसे यहां से भी हो सकता है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट सकता है, और ये जो लाइन है इसको भी कर सकते हैं, बराबर भागों में बांट सकता है इसको भी। तो ये जो लाइन आके तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे मिलती है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ये कहलाता है मेरा किसका, त्रिभुज का सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक मतलब आपकी जो बाइसेक्टर होते हैं, यानी माध्यिकाएं होती हैं। जब माध्यिकाएं हर साइड से दूसरी, हर वर्टिसेस से, हर शीर्ष से अपोजिट वाले साइड पे डाली जाती है, तो जो वो तीनों पॉइंट, तीनों आपकी माध्यिकाएं जहां के मिलती हैं, देखो तीनों माध्यिकाएं कहाँ मिल रही हैं, ये वाली और ये वाली माध्यिका मेरी इस पॉइंट पे मिल रही है, ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो है मेरा पहली चीज जो मैं ट्राइंगल में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपकी दूसरी चीज आती है, आपके इसमें निकल के आती है, अब इसमें वो आती है आपका शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, सेम अगर मैंने ट्राइंगल बनाया, सपोज ये ट्राइंगल है मेरा ए बी और सी, ये मेरा ट्राइंगल है। अगर मैं यहां से इस तरीके से एक कुछ लाइन खींचूं और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर अब पहले क्या हो रहा था, पहले वो बीसी को 2 भागों में बांट रहा था, अभी बीसी को 2 भागों में शायद नहीं बांटेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन कहलाएगी, ये लाइन मेरा कहलाएगा शीर्ष लंब। ये क्या कहलाएगा मेरा, शीर्ष लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए वर्टिसेस। ऐसे ही मैं बी से भी डाल सकता हूँ जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ऐसे ही मैं सी से भी डाल सकता हूँ जो 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ऐसे जब मैं अपोजिट वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे इस तरीके से लंब खींचता हूँ जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाए, तो जो ये जहां पे आके मिलते हैं उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। ये मेरा कहलाता है लंब केंद्र, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, बाकी बात समझ में। पहला क्या था, सेंट्रोइड, केंद्रक। जब हम दो माध्यिका, जब 3 माध्यिकाएं जिस जगह से पास होती हैं उसको बोलते हैं हम केंद्रक। माध्यिका क्या होती है, आपकी जो सामने वाली जो भुजा है, उस वर्टिसेस के सामने वाली, उस शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है, उसको 2 भागों में बांट रही है, तो वो कहलाएगी मेरी माध्यिका। ठीक है, ये कहलाता है मेरा ऑर्थो सेंटर। अब देखो लंब केंद्र है, तो आप एक बात करके देखो, ट्राइंगल एक इस टाइप का ट्राइंगल होता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे ये वाला एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप देखोगे ये क्या है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये जो है मेरा इस वाले, इस पे लंब है, ये इस वाली भुजा पे लंब है, और ये वाली जो है वो इस वाली भुजा पे लंब है। यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, आपका लंब केंद्र इस जगह पे होता है, इस जगह पे। ये आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल का लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यिका क्या होती है, निम्न में से माध्यिका की परिभाषा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, माध्यिका होती है जो सामने वाली भुजा को बराबर को बांटती है, और आपका लंब शीर्ष लंब होता है जो आपको सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये होगी मेरी दूसरी चीज। तीसरी चीज होती है मेरी, आती है मेरी एंगल बाइसेक्टर। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम जो माध्यिका वाले केस में इस साइड को बाइसेक्ट कर रहे थे, साइड को हमारी यहाँ क्या कर रहे थे हम, इस साइड को हम दो भागों में बराबर भागों में बांट रहे थे। लेकिन हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो चीज है वो हम करेंगे कि हम एंगल को दो भागों में बांटेंगे। यानी कि जो मेरा एंगल है, इस एंगल में इस तरीके से लाइन खींचूं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए। यानी कि जो रेड वाला एंगल है मेरा, दोनों साइड ये बराबर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये जो लाइन मेरी कहलाएगी, ये मेरी क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर, जिसे हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि आपका जो है कोण की मध्यिका हो गई है, जो आपकी कोण में से काट के निकल रही है। और इसी तरीके से अगर मैं इसका बाइसेक्ट कर दूं और इसको भी बाइसेक्ट कर दूं, ये क्या हो रहा है, मेरा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये इस वाले एंगल को दो भागों में बांट रहा है और ये वाला इस वाले एंगल को दो भागों में बांट रहा है। तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट मेरा कहलाता है इन सेंटर, या फिर मैं उसको और बोल सकता हूं अंतर केंद्र। ठीक है, तो मेरी तीन चीजें हो गई आगे। अब आपको आगे बात समझ में, तीन चीजें पढ़ ली हमने। एक तो हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा इरेस, एक तो हमने पढ़ा सेंट्रोइड जो मेरा क्या है, केंद्रक, जो मेरा किससे बन रहा है, माध्यिकाओं से। ठीक, ठीक। दूसरी चीज पढ़ा हमने ऑर्थो सेंटर, जो मेरा क्या है, लंब केंद्र, ये मेरा किससे बन रहा है, शीर्ष लंब से, जो शीर्ष लंब डाल रहा हूं मैं उससे बन रहा है ये। ठीक है, और फिर एक मैंने पढ़ा क्या, इन सेंटर, जो मेरा अंतर केंद्र, जो मेरा किससे बन रहा है, जब मैं एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट होती है। त्रिभुज में कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इसका आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इसमें किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, और देखो त्रिभुज में और चीज देख लेते हैं। त्रिभुज में आपके एक जो और चीज निकल के आती है, वो मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ। देखो हमने रेखा और कोण वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि न्यून कोण अधिक कोण मैंने पढ़ा था। तो इसमें भी ये होता है, अगर ट्राइंगल आपका, एक ट्राइंगल सपोज ये है, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया है। ठीक है, देखो ए बी सी। अब इसमें ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये क्या है, अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। तो ये वाला एंगल क्या, ट्राइंगल क्या कहलाता है मेरा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, एक्यूट ट्राइंगल, क्योंकि इसमें तीनों जो एंगल है वो क्या है, न्यून कोण है, 90 से कम है। तो ये वाला मेरा कहलाएगा एक्यूट ट्राइंगल, ये वाला कहलाएगा मेरा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, तो हम जो मैं जो चीज आपको समझा रहा था, एक चीज तो ये हो गई। एक चीज आपकी इसमें समझने वाली ये है कि इसमें जो ये वाले कोण होते हैं, ये वाले जो कोण होते हैं, ये कहलाते हैं अंतर कोण। अंदर की साइड जो कोण होते हैं, ये कौन से कोण कहलाते हैं, अंतर कोण। और अगर मैं इसी चीज को एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे यूं, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये मेरे क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण, यानी कि एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये मेरे कौन से एंगल कहलाते हैं, एक्सटर्नल एंगल। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, इजी है। बाहर की साइड जो है वो है बाह्य कोण, और अंदर की साइड जो है वो मेरे अंतर कोण। ठीक है, एक चीज और इसमें जो आती है आपके, वो ये आती है कि एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, प्रॉपर्टी कहती है कि मेरा जो अंतर कोणों का योग होगा वो किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि मेरा अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये आगे आपको बात समझ में। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरा अंतर कोण होगा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जो अंतर कोणों का योग होगा, अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। दो अंतर कोणों का योग, कौन से, वो भी ये वाला और ये वाला, इन दो अंतर कोणों का योग मेरा इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट प्रूव में नहीं जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आपको ध्यान रखना है कि दो अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। और एक चीज जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों अंतर कोणों का योग, तीनों अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी मेरा जो होता है वो 180 होता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ये स्टार मार्क लगाता हूँ इस पे, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ सवाल देख लेते हैं। हमने देखो ये सवाल दे रखा है आपको, आकृति पूछी, इसमें एक्स पूछा है। तो एक्स और 50 क्या है, इंटरनल एंगल है।
अंदर अंतःकोण है और 110 क्या है, बाह्य कोण है। तो मुझे अभी अभी मैंने पढ़ा था कि अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि इन दो अंतःकोणों का योग इसके सामने वाले जो बाह्य कोण होगा उसके बराबर होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 60। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों अंतःकोणों का योग इस वाली भुजा पे सामने वाले अंतःकोणों का योग इसके, अगर और ये वाले अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये वाले और ये वाले अंतःकोणों का योग इस वाले बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप देख लो, क्वेश्चन और दे रखा है आपको, दी गई आती में पी का मान निकालना है। तो दो एंगल दे रखे हैं, तीसरे का मान निकालना है। मेरे को ये फॉर्मूला तो पता है कि तीनों कोण वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो मैं इससे अगर सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 47 प्लस 52 प्लस पी इक्वल टू 180। तो पी मेरा कितना आ जाएगा 180 माइनस 99, तो पी कितना आ जाएगा 81। तो पी जो है मेरा ये कितना है 81 है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये प्रॉपर्टी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यही आपका मेन चीज त्रिभुज में समझने वाला कि आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इस टॉपिक में से निकल के बनता है। ठीक है, चलो अब दो स्पेसिफिक टाइप के त्रिभुज देख लेते हैं। हमारे दो स्पेसिफिक टाइप के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होते हैं, देखो एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाया, सपोज फॉर एग्जांपल बी सी ए। इसमें अगर दो भुजाएं समान है, आपको नाम से लग रहा होगा समद्विबाहु, मतलब ये दो भुजाएं अगर समान है लेंथ में, तो ये मेरा होएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों भुजाएं समान है, यानी कि लेंथ में मेरी तीनों भुजाएं अगर समान है, तो ये कहलाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज। अब ये काम कहाँ आता है, ये नॉर्मली हमारे काम आता है जब फॉर एग्जांपल आपको एंगल निकालना है। आपको पता है कि अगर तीनों भुजाएं समान है तो एंगल क्या होगा 60 होगा। ठीक है, और अगर दो भुजाएं समान है तो ये वाले दो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपका नॉर्मली कॉन्ग्रुएंसी वाले में काम आता है। कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ेंगे तो वो समझ लेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं समान हो, ये भी दो भी हो सकती हैं, कोई सी भी दो हो सकती हैं, कोई सी भी दो भुजाएं तीन में से दो, कोई सी भी तीन में से दो भुजाएं समान हो, और समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं आपकी समान होंगी। ठीक है, तो ये आपके दो स्पेसिफिक टाइप के त्रिभुज होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर आपका एक जो स्पेसिफिक टाइप का त्रिभुज हमने डिस्कस भी किया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा BC और ये हो जाएगा मेरा A। तो समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और इसी में आपका एक जो थ्योरम निकल के आती है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आपके कई काम आती है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही है। पाइथागोरस थ्योरम वो कहती है अगर इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, उसकी लेंथ C है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होती है सबसे बड़ी वाली भुजा होगी। ऑब्वियसली ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो कर्ण होगा आपका, वो कर्ण आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो आपका ये कहता है कि C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। आपने पढ़ा भी होगा, नॉर्मली इस तरीके से पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा आपके 8th-9th में। तो वो नॉर्मल वही है, C A और B क्या है, C कर्ण की लेंथ है, B आधार की लेंथ है और A आपकी लंब की लेंथ है। मैंने इसी फॉर्मेट में लिखा है, आप देख सकते हो। तो इससे भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एक लंबाई दो लंबाई दे दी जाती है, तीसरी पूछी जाती है, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आप देख लो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप दे रखा है, आपको तीसरी भुजा का निकालना है। ठीक है, तो अब त्रिभुज की आपकी एक भुजा का माप दे रखा है, आपको तीसरी भुजा का निकालना है। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसका निकालने का तरीका ये होता है, एक चीज हम और मैं समझाता हूँ आपको। एक चीज जो होती है वो ये चीज भी होती है ट्राइंगल में। अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पे कोई से भी ट्राइंगल, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, ये वाली चीज हमेशा उस ट्राइंगल में होती है कि अगर आपका एक कोई ट्राइंगल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ABC, तो दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, यानी AB प्लस BC हमेशा AC से ज्यादा होगा। ये मैंने रैंडम ट्राइंगल बनाया, लेकिन ये वाला जो कंडीशन होती है ये हमेशा सेटिस्फाई होती है। या फिर आप इसको ये मान लो कि जो तीसरी, अगर दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा आपकी जो होगी, सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो AC है, वो इससे छोटी होगी AB प्लस BC से, और AB माइनस AC से बड़ी होगी। यानी कि जो तीसरी भुजा होगी वो हमेशा उन दोनों के सम से छोटी और डिफरेंस से बड़ी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आपके दो तीन चीजें, आपको चार चीजें तो इसमें ध्यान रखने वाली आपकी बनी गई, जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। पहला तो अंतःकोणों का योग, मैंने आपको बताया था अंतःकोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। हमने क्वेश्चन भी किया था x और 1 यूनिट वाला। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि तीनों कोणों का योग
जो आपके ट्राइंगल में तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग हमेशा ट्राइंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखनी है, वो होती है मेरी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या है, कर्ण है, ए और बी आधार और लंब है। ठीक है, और एक जो बात आपको ध्यान रखनी, लास्ट दो भुजाओं का सम आपका तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको चार बातें जो है ये भूलनी नहीं है, आपको चार बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। चार बातें आप रखोगे, त्रिभुज का कोई सा भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, अब क्विकली थोड़े सवाल देख लेते हैं। अब आपको दे रखा है त्रिभुज की दो भुजाओं का माप दे रखा है, तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच में होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरी भुजा जो होगी आपकी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका दोनों का सम से तो होनी चाहिए, इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, और दोनों का डिफरेंस से आपकी कम होनी चाहिए। तो ये 2 और 14, तो आपकी तीसरी भुजा जो होगी वो 2 और 14 के बीच में होगी। ये पूछा है कि किन दो संख्याओं के बीच में होगी, तो आपकी तीसरी भुजा जो है 14 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको दिया हुआ कि एबीसी में सी एक समकोण है, अगर आपको दे रखा है कि सी समकोण है, और ये तो, और एसी में ये मान लेता हूँ, और बीसी 12 है तो बी ए मान लेता हूँ, तो ये तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो मैं इसमें लगा सकता हूँ कर्ण स्क्वायर। आपसे ए बी की वैल्यू पूछी है नहीं, आपसे कर्ण पूछा है, तो आपका कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना है मेरा, आधार है मेरा कितना, एसी कितना दे रखा है मेरा 5, तो 25 प्लस लंब कितना दे रखा है मेरा 12, यानी कि 144, तो ये कितना आ गया 169। तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा मेरा 169 का रूट विच इज नथिंग बट 13। तो इससे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरी कर्ण की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, चलो अब एक जो चीज आपके निकल के आती है वो आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि तीन तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मेरा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा ट्राइंगल है बी सी ए, और ये मान लेता हूँ कि मैं हाइट है इसकी ट्राइंगल की, तो आधार मेरा ये है ए, तो मेरा आधार इंटू ऊंचाई एच, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार तो हो गया मेरा ये, एच हो गया मेरा ये। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एक फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया। एक फॉर्मूला मेरा होता है हीरोन्स फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रख लेना, ये आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। ये होता है मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी तो क्या होगी मेरी भुजाएं होगी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है, ये अगर ट्राइंगल है मेरा जिसमें मेरी ये है बी सी ए मेरी इसकी लेंथ है, बी इसकी लेंथ है, सी इसकी लेंथ है, तो मेरा जो एस तो क्या हो गया मेरा एस इंटू एस माइनस, ये मेरा ए बी सी तो हो गई मेरी भुजाएं, और एस होता है मेरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता है कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बी टू, ये हो जाएगा मेरा, ये एस की वैल्यू होती है इसमें। ठीक है, और नॉर्मली आपका जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर कितना होता है, वो तो नॉर्मल पेरीमीटर कितना है, वो ए प्लस बी प्लस सी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये मेरा जो होता है ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स का, ये आपको ध्यान रखना है, इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, एक जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, वरना आप उसको याद रखो तो रख सकते हो। एक जो आपका स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था, एक समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं समान होती हैं। ये जो आपका होता है बी सी ए, सपोज ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों भुजाएं समान है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, वरना ऑब्वियसली आप इसको 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले से निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है आपके और भुजा का माप दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताओ एरिया क्या है, तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होती है एग्जामिनर की कि आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान हो, तभी आप उसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज का लगभग टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट बचता है त्रिभुज में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो बचता है आपका सर्वांग समता। तो उसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे त्रिभुज का। ठीक है, और उसमें हम फिर उसी वीडियो में हम थोड़े बहुत त्रिभुज के और जो बाकी सवाल हैं, बाकी सवाल भी सर्वांग समता से कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो त्रिभुज का हमने एक बेसिक पार्ट कवर कर लिया है, हमने क्या क्या सीखा त्रिभुज में, अब एक रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने त्रिभुज में सीखा कि आपके 3 पॉइंट सीखे जो होते हैं हमारे सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हमारा केंद्रक, ये होता है हमारा लंब केंद्र, और ये होता है हमारा अंत केंद्र। ठीक है, तो ये 3 चीजें सीखी हमने। ये हमारा माध्यिका से बनता है, जो माध्यिका पास करती है,
ये हमारा लंब केंद्र से सॉरी शीर्ष लंब से बनता है, और ये हमारा बनता है किससे, एंगल बाइसेक्टर से। जब हम एंगल को बाइसेक्ट करके रेखा खींचते हैं तो ये हमारा बनता है। ठीक है, एक चीज तो हमने ये पढ़ी। एक चीज हमने क्या पढ़ी इसमें, हमने चीज पढ़ी हमारा जो होता है क्या बोलते हैं उसको, हमने पढ़ा कोण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। 4 कॉन्सेप्ट हमने वो पढ़े थे, मैंने आपको बता दिया था। एक तो होता है आपका अंतःकोण वाला कॉन्सेप्ट, अंतःकोणों का सम जो है बाह्य कोण के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि तीनों कोणों का योग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, तीनों कोणों का योग 180 होता है। और एक हमने पढ़ा कि दो भुजाओं का सम, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का सम उसकी तीसरी भुजा के सम से हमेशा बड़ा होता है। ये यहाँ पे क्या है, AC जो है उन तीनों में सबसे बड़ी भुजा है, उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने त्रिभुज में पढ़ी है। इससे आपका त्रिभुज का जो भी सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। एक कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक बचता है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांग समता। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों में समानता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि लाइन की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लाइन है AB, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और एक मेरी लाइन है C और D, इसकी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या हो गई, दोनों की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इस लाइन को उठा के, इस AB को उठा के अगर इस पे रख दूं AB को, तो ये पूरी पूरी ओवरलैप हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की लेंथ समान है। मुझे CD दिखेगी नहीं, मुझे AB उसको ओवरलैप कर देगी, मतलब उसके ऊपर आ जाएगी, सतह की तरह बन जाएगी। इसका मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो यानी कि दोनों जो रेखा है वो क्या है, सर्वांग समतल कॉन्ग्रुएंट लाइन से ही है। तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब आप जब एक लाइन को दूसरी लाइन पर रख दो तो नीचे वाली लाइन दिखे नहीं, ओवरलैप हो जाए, तो उसको कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ऐसे ही हम कोण की कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। एंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल है मेरा A, माना कि ये 40 डिग्री है, और मेरा एक एंगल है ये 40 डिग्री है। ये लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन एंगल मेरा 40 डिग्री है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को, इस वाले शेप को उठा के इस पे ओवरलैप करूं, तो क्या होगा, मेरा ये वाला ऐसे कैसे ओवरलैप हो जाएगा, ये मेरा इस पे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस तरीके से आ जाएगा ये वाला सेक्शन। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा ओवरलैप हो गया। इसमें आगे भी ये सेक्शन है, लेकिन ये वाला कोण जो है वो मेरा ओवरलैप हो गया। ये वाला कोण एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो कोण है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये मेरी कॉन्ग्रुएंसी होती है, मतलब कि मैं जो मेरा लाइन है या मेरा एंगल है जो भी है, मैंने दूसरे एंगल के ऊपर रखा तो वो ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप हो गया मतलब एक के ऊपर एक वो हो गया, तो वो मेरा कहलाएगा क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब देखते हैं कि क्योंकि लाइन और एंगल से मिलके बनता है मेरा त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसे हमारा सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है त्रिभुज में, वो चीज ये है कि आपका जो त्रिभुज होता है, सपोज इस तरह के कोई त्रिभुज है, और अगर आपका त्रिभुज कोई भी दो त्रिभुज, अगर एक मेरा त्रिभुज है सपोज ये PQR, तो आपने एक बात तो मैंने शुरू में आपको जब त्रिभुज का चैप्टर पढ़ाया था तो बताई थी, त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी भुजा, एक होता है आपका कोण, ठीक है, और एक होता है आपके शीर्ष। ठीक है, तो अगर इन 3 शीर्षों को उठा के मैं A को P पे रख दूं, C को R पे रख दूं और B को Q पे रख दूं, और अगर मेरा PQR दिखे नहीं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि मेरा ABC क्या है, PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये होती है मेरी कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी में जो आपको 3 कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है, वो सिंपल सी 3 कंडीशन होती है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो ट्राइंगल किससे मिलकर बना हुआ है, साइड से और एंगल से। तो अगर कंडीशन नंबर 1, अगर तीनों साइड दोनों ट्राइंगल की सेम हो जाए, इसको कहते हैं मेरा SSS, तो ये मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सवाल देखेंगे इसका, सवाल किस तरीके से आता है, पर पहले समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा कंडीशन आता है मेरा, या तो दो साइड और एक एंगल, यानी कि दो साइड और एक एंगल अगर समान हो जाए दोनों का, तो अब भी मेरे वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे मेरी तीसरी कंडीशन आती है एंगल साइड एंगल। अगर दो एंगल और एक साइड समान हो जाए तो भी मेरे वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो बस 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे जब भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आता है, आपको देखना है कि उन दोनों ट्राइंगल में क्या ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो हो रही है तो वो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया कि शीर्ष से शीर्ष को मिला के अगर मैं इस ट्राइंगल को इस पे रख दूं, A को A पे रख दूं, A को P पे रख दूं, C को R पे रख दूं, B को Q पे रख दूं, तो ओवरलैप अगर हो जाए तो मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरा ट्राइंगल क्या होगा,
कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलो अब इसकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीट में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, और किसी भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जहां भी आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखो इसमें समझते हैं। मेरे से बोला क्या है कि ये इसमें दो ट्राइंगल है। देखो अगर आप देखोगे इसमें दो ट्राइंगल है, एक तो है मेरा कौन सा, मैं यहाँ अलग अलग बना देता हूँ, एक तो मेरा ए डी और बी है, एक मेरा ट्राइंगल है कौन सा, बी सी और ए। ठीक है, और मेरे से बोला है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे से ये भी बोला है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या बन गया, एक एंगल समान है और दोनों भुजाएं समान है, और ये तो दोनों की कॉमन है ही सही, ए बी। ठीक है, ये तो दोनों की कॉमन ही थी, तो इसका मतलब दोनों की बराबर ही होगी ये वाली चीज। तो ये मेरी भी बराबर हो गई, तो मैं कौन सा इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइड एंगल साइड वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन के आता है, ट्रिक पार्ट बन के आती है, वो बताओ कि कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो ट्राइंगल होता है ये 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। इस ट्राइंगल को मैं लिख सकता हूँ डी ए बी भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया तो। अगर मैंने ए से काउंट करना शुरू किया तो मैं ए बी डी भी लिख सकता हूँ, और अगर मैंने बी से काउंट करना शुरू किया तो मैं इसको बी डी ए भी लिख सकता हूँ। ये ट्राइंगल लिखने के मेरे तरीके हैं, ट्राइंगल को मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरे को कॉन्ग्रुएंसी में ये ध्यान रखना है कि जो जिस तरीके से मैं ट्राइंगल को लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल दोनों सेम ही डायरेक्शन में लिखे जाने चाहिए, यानी कि वर्टिसेस से वर्टिसेस मैच करना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, और आपका ओवरलैप होना चाहिए ट्राइंगल। देखो अब अगर मैं इस ट्राइंगल को एज इट इज इस पे ओवरलैप करने जाऊं तो क्या ओवरलैप हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस पे ओवरलैप करने जाऊं तो क्या ओवरलैप हो जाएगा, नहीं होगा। देखो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा फ्लिप कर दूं, इस डायरेक्शन में फ्लिप कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बी मेरा यहाँ पर, सी मेरा यहाँ पर, ए मेरा यहाँ पर। अब देखो अगर मैं इन वर्टिसेस को आपका अब मैं इन पे फ्लिप करवाऊं, फिर अगर मैं ओवरलैप कराऊं तो ये ट्राइंगल अब मेरे ओवरलैप हो जाएंगे। आगे बात समझ में इजी है। तो अभी क्यों ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि ये अब मैंने इनको पोजीशन में सही रख दिया है। अब मेरा इसमें ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, साइड है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी और ये है मेरा ट्राइंगल बी ए डी। तो अब मेरे अगर इसमें ट्राइंगल को मैं देखूं तो सी मेरा जो है वो क्या है, मेरा डी पॉइंट है। ठीक है, तो यानी कि इस ट्राइंगल को मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको काउंट कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब मैं इसको ओवरलैप करवाया, अब मैंने इसको यहाँ पे ओवरलैप करवाया, अगर सी पॉइंट को मैंने डी पे ओवरलैप करवाया तो इस ट्राइंगल को मेरे को ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ऐसे काउंट किया तो मुझे इसको भी ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्राइंगल काउंटिंग में क्या बनेगा, ट्राइंगल बी डी ए, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये ट्राइंगल मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर 1। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, इस ट्राइंगल को पढ़ने के जितने भी तरीके होते हैं वो आपके दे दिए जाते हैं, ए बी सी ए बी डी ए सब कुछ, और आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जो है करेक्ट है। तो आपको ये देखना है कि मैं जब पहली बात तो कंडीशन मैच होनी चाहिए, कंडीशन मैच है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद हमको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मैं उस ट्राइंगल को रीड कर रहा हूँ, वही डायरेक्शन में मैं दूसरे ट्राइंगल को भी रीड करूंगा, तब वो मेरे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। देखो ये जो आपका सवाल दे रखा है इसमें भी आपको दिया हुआ है कि आपकी ये जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड बराबर दी हुई है और एक एंगल 90 डिग्री तो बराबर होता ही है, तो साइड ए साइड लग गया, यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है। अब मुझे बताना है कि लिस्ट करना है कि कौन से दो ट्राइंगल जो मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बना लेता हूँ मैं पहले, सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल को बना लेता हूँ मैं। ये मेरा ट्राइंगल हो जाता है क्या, ए ई और बी, और इसमें मेरी ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, एक मैं इस वाले ट्राइंगल को बना लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल बनेगा मेरा कैसे, सी डी और बी। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें कि मैंने इसको साइड जो ट्राइंगल बनाया है, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे ओवरलैप करते वक्त कि मेरी ये वाली साइड अगर मैं इसको ओवरलैप कराने जाऊँ अभी, तो इस वाली साइड को मेरे को रखना है किस पे, इस पे। तो इस वाले रखने के लिए मुझे ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं इस ट्राइंगल को रीड्रॉ करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बनाता हूँ, यहाँ रखता हूँ बी, यहाँ रखता हूँ सी और यहाँ रखता हूँ डी। तो मेरा ये वाला एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है। अब ये मेरा ट्राइंगल, ये वाली साइड इस पे ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली साइड इस पे ओवरलैप हो जाएगी, तो ये ऑब्वियसली मेरा अब कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। अब मैं काउंट कर लेता हूँ, इसको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सपोज ऐसे काउंट कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे, तो मैं इसको भी ऐसे ही काउंट कर लूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी बी डी के। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब आप कहो सर आपने ऐसे ही क्यों काउंट किया, मैं ऐसे काउंट करूंगा, ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो काउंट। तो आपका इससे क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बी ई ए आपका कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इसको मुझे ऐसे काउंट करना पड़ेगा, तो ये होगा मेरा डी बी सी, ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। तो आपको चूज करना है कि आप दोनों ट्राइंगल को सेम डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो, तभी आपका जो है चीज सही होगी। ठीक है, इजी था, यही कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्ग्रुएंसी का, इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझा देता हूँ, जो आपका मेनली कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी से रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन है मेनली आपका एंगल वर्सेस द रेशियो, एंगल का साइड से रिलेशन, एंगल का साइड से क्या रिलेशन होता है, एक ट्राइंगल में एंगल का साइड से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो जब अगर मैं सपोज एंगल बनाने के लिए मुझे दो लाइन तो चाहिए, दो लाइन चाहिए मुझे कोई भी एंगल बनाने के लिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, अब इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ट्राइंगल में वो होगी ये। ठीक है, अब आप देखो एक चीज नोट करो आप कि अगर आपने दोनों साइडें बनाई है, अगर आप इसको बढ़ाते जा रहे हो यूं आगे की साइड, अगर एंगल को आप बढ़ाते जा रहे हो तो आप देखोगे कि सामने वाली की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखो लेंथ पहले सपोज ये थी, अब हो गई इतनी बड़ी, तो यानी कि जो ये एंगल है ये एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सामने वाली साइड के। यानी कि अगर मेरा साइड बढ़ती है, अगर मेरी एंगल बढ़ता है तो मेरी साइड भी बढ़ेगी, और रिवर्स भी ट्रू है, अगर मेरा साइड बढ़ती है तो एंगल भी बनेगा। यानी कि मेरा एंगल जो है वो साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, दो चीजें निकल के आती है। एक तो मेरी चीज हो गई ये, इससे आपका रेशियो का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एक मेरा इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर मेरे एक ट्राइंगल में ए बी सी अगर साइड है, ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2 और अगर ये एंगल है 3, ये पॉइंट है, एंगल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई 1 2 3 कोई पॉइंट है। तो अगर इसमें 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 अगर है, यानी कि एक एंगल जो है वो 2 से बड़ा है, दूसरा एंगल 3 से बड़ा है, तो यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी, इसके सामने वाली। अगर एक एंगल सबसे बड़ा है तो आपका बी सी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 है तो आपकी ये वाली भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी ए सी, और फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी कौन सी, 3 है तो आपकी आ जाएगी ए बी। तो ये आपका जो बन जाएगा वो साइड के पीछे रेशियो बन जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे एंगल का, अगर एंगल डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपके साइड्स भी सामने वाली साइड्स, उस एंगल के सामने वाली साइड्स, ये ध्यान रखना कौन सी साइड्स की बात कर रहे हैं हम, ये एंगल के रेस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ इस साइड की। ठीक है, वो जो एंगल के सामने वाली साइड है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो आपको कई बार क्वेश्चंस में काम आ जाता है। ठीक है, वैसे हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन चीजों को वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, कुछ हमने उसके सवाल डिस्कस किए, बाकी कुछ चीज छूट गई तो हम जो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, कितने टाइप के चतुर्भुज टोटली हमारे सिलेबस में होते हैं। ठीक है, चलो हमारा पहला टॉपिक, तो सबसे पहले चतुर्भुज से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं बहुभुज क्या होता है। देखो हमने जो इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था वो था त्रिभुज, वो हमने 3 भुजाओं वाला था। एक होता है आपका बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं, आप बनाते जाओ जितनी भुजाएं आपसे बन सकती है, ये आपका कहलाएगा क्या, बहुभुज। ये वाली आकृति मेरी कहलाती है बहुभुज। ठीक है, मतलब नाम से आपको पता लग रहा होगा बहुभुज मतलब जिसकी ऐसी आकृति जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। चलो अब इसमें दो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक आता है आपका एक तो आता है आपका कॉन्वेक्स, एक आता है आपका कॉनकेव। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तल टाइप का आपका बहुभुज, और इसको बोलते हैं अवतल टाइप का बहुभुज। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इस टाइप का जो आपका बहुभुज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेंटागन बनाया है, 5 से बनने वाला क्या होगा, पेंटागन 5 भुजाओं वाला। इसकी जो भुजाएं हैं अगर आप देखोगे, इसकी जो साइड्स हैं वो साइड्स क्या ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, इसमें कहीं भी आपको जो है ऐसा कुछ भुजा नहीं दिखेगी जो अंदर की साइड है। वहीं में अगर आपका इरेगुलर बनाता हूँ, सॉरी अवतल बना दो, तो अवतल आपका जो भुजा बनेगा वो लगभग थोड़ा ऐसा बनेगा। तो आप इसमें देखोगे कि ये जो दोनों मेरी सरफेसेज हैं, ये वाली सरफेसेज ये अंदर की साइड है। ठीक है, इस टाइप की जो मेरी बहुभुज होती है, ये तो मैंने, अब बहुभुज मतलब डिफरेंट बात है, एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 जो भी हो सकती हैं, उसमें अगर इस टाइप की अगर मेरी कोई आकृति होगी वो कहलाएगी मेरी अवतल, और इस टाइप की मेरी कोई आकृति होगी तो वो कहलाएगी मेरी उत्तल टाइप का। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक पार्ट बहुभुज में। उसके बाद आपका आता है रेगुलर और इरेगुलर। तो आपका इरेगुलर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्राइंगल में पढ़ा था, हमने स्पेसिफिक टाइप का एक ट्राइंगल पढ़ा था जिसका नाम था समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या थी, समान थी। ये कहलाता है हमारा रेगुलर
पॉलीगॉन, मतलब रेगुलर बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं आपकी जो है समान है, बराबर है, जिसको हम बोलते हैं सम बहुभुज भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एक आपका होता है अगर मैं इस टाइप का कोई ट्राइंगल बनाता हूँ आपके, ये ऐसा कोई मैंने ट्राइंगल बनाया जिसमें जो क्लियरली दिख रहा है कि मुझे ये जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई डिफरेंट है, ये मेरा कहलाता है इरेगुलर, जिसमें आपकी जो भुजाओं की जो लंबाई है उसमें इरेगुलरिटी है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं विषम। अब क्योंकि ये त्रिभुज है इसको इसलिए त्रिभुज बोल देंगे, लेकिन यहाँ मैं जनरल बात कर रहा हूँ बहुभुज, तो आपकी ऐसी कोई भी आकृति जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो तो वो आपका कहलाएगा। अगर 4 में बात करूं तो देखो आपको पता पड़ जाएगा वर्ग जो होता है वो क्या होता है, वो इरेगुलर सॉरी रेगुलर पॉलीगन होगा, उसको स्क्वायर भी बोल देते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आएगा। वहीं मैं अगर एक आयत बनाता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, इरेगुलर होगा, यानी कि मेरा विषम टाइप का बहुभुज होगा। तो एक चीज आपके आती है कॉन्वेक्स कॉन्केव, और एक आपका आता है सम बहुभुज और विषम बहुभुज। ठीक है, चलो देखते हैं और इसमें क्या चीज आती है आपके, इसमें एक चीज आती है कि बहुभुज में आपके क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कोणों का योग निकालने का क्वेश्चन आपका आ जाता है। कि आपको क्या होता है कि कई बार ऐसा दिया होता है कि इसके जो कोण है आपको इनका सम दिया होता है, कि सम ऑफ एंगल्स दिया होता है, आपसे या तो ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी साइड्स हैं, या फिर साइड दी होती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके सम ऑफ एंगल कितना है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, जो कोई भी बहुभुज होता है उसमें जो कोणों का योग होता है, उसमें जो आपके कोणों का योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। n जहां पे क्या है, n इज नथिंग बट आपका नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अगर आपका जैसे अगर पेंटागन है तो उसमें कितनी हो जाएंगी 5। ठीक है, कोई भी आपका 5 का है, 6 का है, हेक्सागन है तो 6, तो ये आपकी षटकोण है तो वो कितनी हो जाएंगी, आपकी 6 भुजाएं हो जाएंगी। तो उसमें अगर पूछेगा तो आपको बस ये रखना है। अभी आया कहां से, तो डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तरीका तो बहुत सिंपल है, तरीका तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या था, आपको ये देखना है कि आपको मैंने बताया था ट्राइंगल पढ़ाते हो कि एक ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप देखो अगर मैं एक आपके बनाता हूँ, मैं आपका एक ये बनाता हूँ, चलो मैंने एक आपका इस टाइप का बनाया, एक पॉलीगॉन बनाया मैंने, बहुभुज बनाया 4 तरीके का। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 ट्राइंगल में बांट देता हूँ तो यानी कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया, तो एक ट्राइंगल ये हो गया, तो इसमें जो भुजाएं कितनी है, साइड तो है 4, तो इसमें सम कितना आएगा 2 इंटू 180 टोटल एंगल, 180 तो इसके और 180 इसके। ऐसे में अगर इस टाइप का डायग्राम कुछ बना देता हूँ, 5 भुजाओं वाला अगर मैं बना देता हूँ कोई डायग्राम, ये देख लो ये मेरी 5 भुजाएं हैं, तो इसमें कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, 1 2, तो ये पहला ट्राइंगल 180 इसके, 180 इसके और 180 इसके, 3 ट्राइंगल है इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180। तो आप देखोगे इस तरीके से कि इसमें 5 थी, यहाँ 5 थी, इसमें से 2 घटाया तो मेरा 3 आया, यहाँ पे 4 थी, इसमें 2 घटाया इसमें n आया। इसी से मेरा फॉर्मूला बन के आता है कि अगर मेरा n साइड का कोई पॉलीगन है तो उस पॉलीगन में मेरे जो एंगल होंगे वो n ट्राइंगल, n-2 ट्राइंगल उसमें मैं इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो, चलो मैंने एक आपका षटकोण बना दिया, तो आप इसमें कितने ट्राइंगल बना सकते हो, 1 2 3, तो आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो, 1 2 3 4, यानी कि आप जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम ट्राइंगल से बना सकते हो। तो इससे मेरा निकल के आता है कि जो मेरा n भुजाओं वाला अगर बहुभुज है तो उसमें मेरी टोटल एंगल कितना होगा, सम ऑफ द एंगल होगा वो n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन किस टाइप का आता है, नॉर्मली आपसे n दिया होगा आपको और पूछेंगे कि सम ऑफ द एंगल कितना है, या फिर आपको सम ऑफ द एंगल दिया होगा आपसे साइड पूछेगी, तो आप दोनों ही इससे निकाल सकते हो। ठीक है, ये है क्या, ये फॉर्मूला है कोणों के योग का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बहुभुज जो होता है, एक चीज तो आपको एक चीज ये मैं और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला एंगल कहलाता है मेरा क्या, इंटीरियर एंगल। ये तो है मेरा इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण, और ये वाला एंगल मेरा कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपसे ये जो कोण है, ये जो कोणों का योग है, ये इंटीरियर कोणों का योग है। ठीक है, ये इंटीरियर कोणों का योग है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे इंटीरियर कोण पूछ ले कि एक कोण का योग, एक कोण की वैल्यू पूछ ले, फिर आपसे एक्सटीरियर पूछ ले, तो आप करोगे क्या, पहले आप कोणों का योग निकालो, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, तो एक कोण आ जाएगा। उन दोनों का सम क्या होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है तो आपका क्या होगा, यहीं से आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना होता है, ये वाला एंगल कितना होगा 180। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये भी हो सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे अगर एग्जामिनर, तो आपसे
इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देके आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, तो आपको करना क्या है, सम दे रखा है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड करोगे तो एक एंगल आ जाएगा, एक इंटरनल एंगल आ जाएगा, और उसमें से अब इस इक्वेशन में रखोगे तो आपका एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि बहुभुज के एक्सटीरियर एंगल, यानी जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल का सम है, यानी कि अगर मैं इन सबसे एक्सटीरियर एंगल बनाऊं, यहाँ से ये वाला एंगल, ऐसे ये वाला एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360। ये भी आपको ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल का सम ये होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम ये होता है। तो आप दोनों तरीके से, अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन पता है, ये तीन इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो आपकी हो गई ये वाली इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई, ये वाली, एक आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, और एक आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो पॉलीगॉन बहुभुज में आपके पास ये तीन इन्फॉर्मेशन है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बहुभुज के बारे में, हमको आइडिया लग गया कि बहुभुज क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटेगरी आती है आपकी अवतल उत्तल, एक कैटेगरी आती है रेगुलर इरेगुलर, उसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोणों वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब समझते हैं चतुर्भुज के बारे में। अब देखो, बहुभुज हमने पढ़ लिया, चार भुजाओं का अगर कुछ होगा, चार भुजाओं का कोई भी डायग्राम होगा, तो वो मेरा किस कैटेगरी में आएगा, चतुर्भुज में, क्योंकि क्लियरली लग रहा है चार भुजाएं मतलब चतुर्भुज। सपोज अब ये मेरा एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो अब ये आपको एक ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के जो आपके कोण होते हैं, चतुर्भुज के जो अंदर के ये चार कोण होंगे, इन चारों कोणों का योग कितना होता है, इंटरनल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वहां हमने पढ़ा था बाह्य कोणों का योग 360 होता है, पर ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल आपका कोई भी चतुर्भुज दे रखा है तो उस चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ा था तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे आपका चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक चतुर्भुज में हमेशा चारों कोणों का योग, इंटरनल चारों एंगल का योग 360 होता है। ठीक है, एक चीज आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि नॉर्मली आपसे क्या होता है, वैसे चतुर्भुज के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, चतुर्भुज ही है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपका चतुर्भुज एक नॉर्मल, जिसका एक टिपिकल टाइप का चतुर्भुज नहीं है, वो एक जनरल चतुर्भुज है। अगर उसमें आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल टाइप के चतुर्भुज के क्षेत्रफल में अगर हम ऐसे विकर्ण डालते हैं, विकर्ण आप समझते होंगे, दो जो अपोजिट एंगल होते हैं सेंटर से, यहाँ से ऐसे मैं लाइन बनाता हूँ, इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल, इस पर्टिकुलर आकृति का ये डायगोनल है। और यहाँ से मैं इस वाले से इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ 90 डिग्री का, और इस पे अगर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ 90 डिग्री का, इसकी हाइट में मानता हूँ h1, इसकी हाइट में मानता हूँ h2, तो मेरा इसका एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है 1/2 इंटू AC, मतलब विकर्ण की लंबाई इंटू दोनों का सम, यानी कि h1 प्लस h2। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपसे अगर आपको सिंपल जनरल चतुर्भुज दे रखा है और आपको इस तरीके की परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है। किसका फॉर्मूला, ये एरिया का फॉर्मूला है इस चतुर्भुज के लिए। ठीक है, ये वो कौन सा चतुर्भुज है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, ये सब जो कैटेगरी है उनके डिफरेंट फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर एक जनरल चतुर्भुज आपको दे रखा है, चार भुजाएं आपस ऐसे करी और एक चतुर्भुज बना दिया, कुछ भी ऐसे करके, ऐसे कुछ भी किया और ऐसे कुछ भी करके स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे करके एक चतुर्भुज बना दिया, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, आगे बात समझ में इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब स्पेसिफिक टाइप के चतुर्भुज पढ़ लेते हैं, जैसे इसमें आता है हमारा वर्ग और आयत। इसमें वैसे वर्ग और आयत में ज्यादा पढ़ने का कुछ भी नहीं है। वर्ग हमको पता है, वर्ग क्या होता है, एक तरीके से आपका रेगुलर चतुर्भुज होता है, मतलब कि सम चतुर्भुज हमने बहुभुज में पढ़ा था कि अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो मेरा ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये मेरा आएगा रेगुलर, यानी कि सम चतुर्भुज कहलाएगा मेरा। इसको हम और एक और नाम से बोल देते हैं, वो होता है हमारा स्क्वायर, या फिर अगर हम उसको हिंदी में बोल देते तो हम उसको बोलते हैं क्या, वर्ग। इसमें बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर इसका जो अगर इसका मेरी साइड है, साइड की लेंथ है, तो आपका स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, यानी कि जो परिमाप होता है, जो परिधि होती है, यानी कि ये वाला पार्ट, कि अगर मैं यहाँ से चला, इस पॉइंट से चला और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो मैं कितनी डिस्टेंस चला, ए यहाँ से चला, ए यहाँ से चला, ए यहाँ से चला और ए यहाँ से चला, क्योंकि चारों की लंबाई तो सेम ही है, तो मेरा जो पेरीमीटर होता है, परिधि हो जाएगी मेरी 4a। ठीक है, और वर्ग का मेरा जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो मेरा एरिया हो जाएगा, एरिया मेरा निकल के आता है फॉर्मूले से a²। ये आपको दो ध्यान रखना है कि मेरा जो चतुर्भुज का एक स्पेसिफिक प्रकार होता है वर्ग, उसके लिए मेरा पेरीमीटर होता है 4a, क्षेत्रफल होता है मेरा a²। ये बस आपको ध्यान रखना है, आपका काम इससे
हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप आता है आपका आयत। आयत मेनली क्या होता है आपका, इस तरीके का होता है, ये इर्रेगुलर आपका चतुर्भुज होता है। मतलब इसमें क्या होती है, जो सामने आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये तो बराबर होती हैं। जैसे कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगी, और अगर ये अगर बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपके क्षेत्रफल का पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का निकल के आता है वह कितना आएगा आपका, ए तो यहाँ और ए यहाँ, तो 2a, और बी यहाँ और बी यहाँ। परिमाप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैं एक पॉइंट से चला हूं यहाँ से, और जब मैं चलता चलता वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो मैंने कितनी डिस्टेंस तय की वो मेरा कहलाएगा परिमाप। तो 2a तो ये आ गया, प्लस 2b मुझे ये चलना पड़ेगा, तो मेरा परिमाप का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा मेरा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे मेरा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा ए इंटू बी, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बस ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, दो फॉर्मूले वर्ग के, दो फॉर्मूले आयत के। बहुत ईजी है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हमेशा आएगा तो डायरेक्ट इसी में से ही निकल के आपका आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके चतुर्भुज के जो प्रकार आते हैं वो देख लेते हैं। आपको दो प्रकार आते हैं, समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कर लेते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज जो होता है वो एग्जैक्टली आपका रेक्टेंगल की तरह होता है। डिफरेंस आपको बस इतना सा होता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। मतलब ये दोनों रेखाएं तो अभी भी समांतर है, लेकिन ये क्या है, टिल्टेड हो गई। अगर आपने नोट किया होगा, जो आपका वर्ग था वो कुछ इस तरीके से था, जो आपका वर्ग था वो कैसे था, ग्रीन कलर में मैं बनाता हूँ। ये वर्ग सॉरी आयत था जो थोड़ा इस तरीके से था, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। ये आपका कौन सा है, अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, ए बी सी डी, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज मतलब एक ऐसा चार भुजाओं से बनने वाली आकृति जिसके दोनों के जो आसपास की भुजाएं हैं वो क्या है, पैरेलल है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि आसपास की भुजाएं मेरी जो है पैरेलल है। परिमाप तो सिंपल सा आ जाएगा, परिमाप में तो कुछ भी नहीं है, मेरे को चारों का सम निकालना है बस। तो परिमाप तो मेरा कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। परिमाप तो सिंपल सी बात है, मेरा परिमाप तो यही हो जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली परिमाप का क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से पूछा भी नहीं जाता है। समांतर चतुर्भुज से जो मेनली पूछा जाता है वो इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक तो प्रॉपर्टीज आपकी, इसकी थोड़ी सी आपको दो तीन प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो, प्रॉपर्टी नंबर एक तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जो समान ये जो भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं जो आपके पैरेलल हैं, ये बराबर होती है। यानी कि ये आपका जैसे रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको सम्मुख जो कोण होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला कोण होगा, ये भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान रखनी है। और आपको एक चीज जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो आपका विकर्ण होता है वो विकर्ण इस वाले एरिया और इस वाले एरिया को, यानी कि जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, एक तो आपका ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल और एक आपका ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों की जो होती है लेंथ बराबर होती है। विकर्ण आपके समानांतर चतुर्भुज को, विकर्ण जो क्या करता है, समानांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो समद्विभाजित करता है, मतलब आपका जो एक ट्राइंगल बन के आएंगे उनका एरिया क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो तीन प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। इन प्रॉपर्टीज से कई बार डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, आगे बात समझ में, ये था हमारा समांतर चतुर्भुज, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं हमारा समचतुर्भुज क्या होता है। नॉर्मली आपका एक चीज इसका और देख लेते हैं, इसका एरिया देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का, कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बहुत इजी होता है। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको करना ही है कि आपका जो एरिया आएगा वो क्या निकल के आएगा। मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हटा देता हूँ, आपने प्रॉपर्टीज नोट कर ली होंगी, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो इसका जो एरिया निकल के आता है, एरिया का फॉर्मूला निकल के आया, परिमाप तो ये निकल ही है, ये तो आ गया आपका पेरीमीटर, लेकिन एरिया जो आएगा इसका, एरिया क्या आएगा, एरिया इसका कुछ इस तरीके से आएगा। देखो, इसमें आप देखो ये जो चीज है ये है आपका बेस। मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ आपका समानांतर चतुर्भुज। ये आपका समानांतर चतुर्भुज बन गया, ए बी सी और डी। इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका आधार। ठीक है, तो आप नोट करोगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कहलाएगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये तो टिल्टेड है, ये तो टिल्टेड है, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई वो होगी जो यहाँ से लंबवत आएगी, यानी कि 90 डिग्री में जो आएगी वो आपकी ऊंचाई कहलाएगी। तो अगर आधार की लंबाई b है और ऊंचाई की लंबाई h है, तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला बन के आता है वो बन के आता है b इंटू एच। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे आया इस बारे में आपको ज्यादा
नहीं दिमाग लगाना है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपका हाइट दे देंगे, ब्रेड्थ दे देंगे, आपसे एरिया पूछेंगे, या फिर आपको तीनों में से कुछ एक देके, तीनों में से कोई भी दो देके एक पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी इंटू एच होता है। ठीक है, होप आपने ये चीज नोट कर ली होंगी। तो मैं हटा देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज क्या होता है और ये किस टाइप का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। चलो ठीक है, तो ये होता है आपका समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके जो विकर्ण है, ये विकर्ण, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रॉपर्टी आपकी है कि विकर्ण जो है इसके लंबवत होते हैं, यानी कि विकर्ण जो होंगे वो आपके 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि विकर्ण जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सचे हुए ऐसे बाइसेक्ट करते हैं कि दोनों विकर्णों की जो लंबाई होती है वो सेम होती है। यानी कि जब वो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि एक तो ये है तो बाइसेक्ट करते हैं, और जब अगर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाली लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन इस वाले एंगल का पता नहीं है हमको, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा है कि 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं। ये लेंथ बराबर नहीं होगी, हमको पता नहीं है, बराबर भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये इसमें है एंगल का पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये लेंथ बराबर होती है। ठीक है, चलो ये आपका होता है समचतुर्भुज। इसमें भी एरिया का कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। तो इसमें जो एरिया निकल के आता है वो आपका निकल के आता है मेनली किससे, ये जो आपके विकर्ण होते हैं, विकर्ण की लेंथ से ही निकल के आता है। सपोज अगर मैं बोलता हूँ इसका एरिया का फॉर्मूला मेरा बन के आता है 1/2 इंटू ए सी आपका पहला विकर्ण इंटू बी डी ये आपका दूसरा विकर्ण। तो नॉर्मली अगर आपको विकर्णों की लंबाई दे रखी है तो आप समचतुर्भुज का एरिया 1 मिनट में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये होता है आपका समचतुर्भुज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, बस आपको इसमें एरिया का फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। बाकी आपको ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर हमने ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं सारे, आप जाके देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन है मेनली जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हमने इस टॉपिक में केवल क्रैश कोर्स के फॉर्म में रखा है, ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया, ताकि काम की चीज हमने इसमें डिस्कस की है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट एक चतुर्भुज बच जाता है जो है आपका समलंब चतुर्भुज। अब ये क्या होता है, देखो चतुर्भुज है तो चार भुजाएं तो होंगी सही, लेकिन ये क्या होता है आपका थोड़ा इस टाइप की आकृति होती है इसकी। अब ये किस टाइप की आकृति है, अगर आप इसको देखोगे, ये है आपका ए बी सी और डी। इसमें स्पेसिफिक ये होता है कि आपकी ये वाली जो दोनों लाइन है ये पैरेलल होती है। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है, इनकी लेंथ सेम नहीं है लेकिन ये पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइन आपकी जो है 0 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों एक साथ जा रही है आगे की साइड। इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन बन के आता है वो हमेशा एक ही क्वेश्चन बन के आता है, वो आता है एरिया का। इसके अलावा इसमें और कुछ भी क्वेश्चन कभी नहीं आता है, घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो एरिया का आता है। तो आप बस एरिया का एक फॉर्मूला इसमें ढंग से ध्यान रख लेना, जो होता है ए बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये वाली और ये वाली का सम आपको दिया होगा 4 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, दोनों का सम निकाल दो इंटू हाइट भी आपको दी हुई होगी। तो आप इससे फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हो। अब आपको मैंने बताया दो चीजें, आपको इसमें घुमा के भी दे सकते हैं क्वेश्चन, जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल फॉर्मूला आपका यही लगेगा, कहीं ना कहीं आपको ये निकालना है और आपका जो है एच डाल के आप एरिया निकाल सकते हो। पेरीमीटर तो वही सिंपल फॉर्मूला है पेरीमीटर का, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो चारों का सम निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज। तो ये हमारे ओवरऑल चतुर्भुज के प्रकार हो जाते हैं इस टॉपिक में। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन अगर बच जाता है, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर सॉल्व करवा दिए हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सर्किल के कॉन्सेप्ट। देखो सर्किल जैसे आपके दिमाग में आता है, सर्किल का नाम जैसे आपके दिमाग में आता है, सबसे पहले तो आपकी चीज आती है कि सर्किल क्या होता है, आपका एक गोला टाइप का, इस टाइप का एक आपका आकृति होती है। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप की आकृति कई बार अपने डेली लाइफ में भी हमको देखने को मिलती है। जैसे पहिया होता है आपका, आपका व्हील जो होता है वो इसी आकृति का होता है। आपकी क्लॉक है, आपकी क्लॉक किसी आकृति की होती है, आपने देखा होगा क्लॉक जो सर्कुलर आकृति की होती है। ठीक है, तो जो इसे प्रॉपर्टी आपकी समझने वाली चीज है, दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है एक सर्किल के अंदर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है इसका डायमीटर, ठीक है,
जो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट को मैं मिला दूं, एक सर्किल पे अगर मैंने एक पॉइंट बनाया और उसके अपोजिट दूसरे पॉइंट को मिला देता हूं, तो ये जो मेरा कहलाता है, इसको कहते हैं हम डायमीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब आपका जो दो पॉइंट्स हैं सर्किल पे, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं डायमीटर। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, और इसका जो आधा पार्ट होता है, मतलब सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से जो आधा पार्ट होता है ये मेरी कहलाती है रेडियस। ठीक है, तो पूरा जो पार्ट है वो तो कहलाता है मेरा डायमीटर, और जो मेरा आधा पार्ट है वो कहलाता है मेरा रेडियस, जिसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ त्रिज्या। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप ये फॉर्मूले में आपके आती है, तो आपको पता होना चाहिए विजुअलाइजेशन करके कि डायमीटर क्या होता है और आपका रेडियस क्या होती है। ठीक है, एक चीज आपकी इसमें आती है सर्किल में, वो आती है आपका, अगर मैं सर्किल बनाऊं आपका, ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो ये है, ये जो चीज है, ये जो इसमें मैंने रेड कलर से घुमाया, ये होती है आपकी सर्किल की परिधि। मैंने आपको बताया था परिधि निकालने का सिंपल सा तरीका, ये एक पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट से आप चलो और जब वापस आप उस पॉइंट पे आ गए हो तो आपने कितनी डिस्टेंस तय करी, वो आपकी कहलाती है परिधि, जिसको हम परिमाप भी बोलते हैं। यहाँ पे हम सर्कुलर फॉर्म में इसको परिधि बोल देते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, परिधि एक आपकी चीज हो गया। एक आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट होता है अंदर वाला, ये सर्कुलर का कहलाता है इंटरनल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला, ये कहलाता है आपका बाह्य पार्ट। सिंपल सी बात है, तो नॉर्मल से किसी भी आकृति, जब क्लोज्ड कोई आकृति होती है तो अंदर का पार्ट उसका इंटरनल कहलाता है और बाहर का पार्ट उसका एक्सटर्नल कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या टर्म्स मेनली यूज होती हैं, एक आपकी टर्म यूज होती है कोड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये कोड जो टर्म है ये आपकी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए तो क्या कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। जीवा कुछ भी नहीं होती है आपकी, अगर आपसे कहूं कि एक कोई भी, पहले हमने क्या किया था, सेंटर से पास होने वाली एक पॉइंट बनाया था, ये इसको मैंने क्या कहा था, डायमीटर। एक्चुअली ये भी एक तरह की कोड ही है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कोड है, एक स्पेसिफिक तरह की जीवा है, जिसको हम व्यास बोल देते हैं। लेकिन अगर आप सोचो किसी भी दो पॉइंट को पकड़ लो, आप किन्हीं भी दो पॉइंट को पकड़ के अगर आप इस तरीके से मिलाते हो पॉइंट को, ये जो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, आपकी कोड। ठीक है, उसके बाद आपका एक टर्म जो इसमें निकल के आती है वो आती है चाप। अब आप इसको भी समझ लो, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से, अगर मैं बनाता हूँ सर्किल में, आपका पिज्जा देखा होगा, पिज्जा में जो आपकी स्लाइसेस होती हैं, ये जो एरिया कहलाता है, ये वाला जो मैंने ग्रीन से इसको हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है आपका चाप, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं आर्क। ठीक है, अब एक सर्किल में आप देखोगे दो तरह के चाप बन सकते हैं, अगर एक तो मेरा ये वाला चाप बन गया और एक इधर से बनाऊंगा तो ये वाला चाप बन गया, दोनों चाप ही है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है इस चाप का एंगल है रेड वाले का, ये वाला जो है इस वाले चाप का एंगल है, ये तो इस चाप का एंगल है और ये इस चाप का एंगल है। ठीक है, इसको कह देता हूं मैं, छोटा है तो माइनर आर्क, इसको कह देता हूं मैं मेजर आर्क। ठीक है, समझने वाली चीज है, चाप आपको पता होना चाहिए। तो क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर चाप से बनने वाला कोण है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाप होता क्या है सर्किल की एक डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट एक चीज निकल के आती है, वो आती है आपका जो सर्किल होता है। सपोज ये मेरा सर्किल है एक, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी परिधि, इसका परिधि का फॉर्मूला आप एक बार लिख लो। परिधि मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है। ठीक है, अगर इसकी मैंने आपको बताई थी आर अगर रेडियस है, इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। नॉर्मली पाई की वैल्यू हम 3.14 या फिर 22/7 कुछ भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके आर दिया होता है और आपको पेरीमीटर निकालना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है सर्किल में, वो ध्यान रखनी है कि अगर देखो मैंने आपसे बताया कि सर्किल को मैं यहाँ से काट दूं, इस जगह से काट दूं, तो ये वाला जो पार्ट मेरा बन के आएगा, नीचे वाला जो पार्ट बन के आएगा, ये क्या एक्चुअली आधा है पूरा, इसको मैं यहाँ लिख दूं, ये मेरा जो एग्जैक्टली आधा सर्किल है, इसको मैं कह देता हूँ सेमी सर्किल। ठीक है, अब इसमें आपको जो इसका पेरीमीटर का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो थोड़ा ट्रिकी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम पूरे सर्किल का अगर 2πr है तो हम कह देते हैं सेमी सर्किल का कितना होगा, πr होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आती है, वो ट्रिक ये आती है कि मैंने आपको परिधि का कॉन्सेप्ट क्या बताया था। आप एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, उस पॉइंट से अगर आप चल रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट है, उस पॉइंट से चल के आप जब तक उस पॉइंट पे वापस नहीं आ गए, तब तक आपका जो है वो परिधि कहलाती है। देखो इसमें हमने क्या किया, ये वाला पार्ट तो कितना है, क्योंकि पूरे सर्किल का 2πr था, तो ये तो कितना हो जाएगा मेरा πr। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ तक अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं अपनी जगह पे, मुझे ये और चलना पड़ेगा। ये क्या है, ये है मेरा डायमीटर। आपने पता होगा यहाँ सेंटर है, तो ये मेरा क्या होता है डायमीटर। अगर मैं पूरा सर्किल बनाऊं
ये क्या हो जाएगा, मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो इसमें आपका डायमीटर भी जुड़ जाएगा, जो कि नॉर्मली क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो आपका जो सेमी सर्किल का पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला ये आता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, पूरे सर्किल का आपका होता है 2πr और सेमी सर्किल का होता है आपका πr + 2r। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो इसमें बन के आता है क्वेश्चन, वो एक नॉर्मल इसमें एक प्रॉपर्टीज के फॉर्म में क्वेश्चन बन के आता है। वो ये बन के आता है कि आपको एक दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये, अगर सोचो कि मैं कोई भी जीवा है, मैंने आपको बताया था कोड है, इस कोड से मैं ऐसे कुछ एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और एक ऐसे कुछ ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल की कि एक ही कोड से मैं कितने ही ट्राइंगल बनाऊं, लेकिन उनके जो भी कोण बनेंगे सरफेस पे वो बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसका मतलब कोण जो है बराबर होते हैं किसके, एक ही जीवा से बनाए गए, एक ही कोड से बनाए गए बॉर्डर पे, परिधि पे जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसका क्वेश्चन आ जाता है, हम देखेंगे भी सही कितना किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। ये इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर आपका एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है माना कि, और अगर मैंने यहाँ पे एक कोड ले ली, इस कोड से मैंने बनाया, तो मैंने तो ये एंगल बाई चांस अगर थीटा है, ये सेंटर है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा 2 थीटा होगा। मतलब परिधि पे बनाया गया कोण उस जीवा से सेंटर पे बनाया गया कोण का आधा होता है। यानी कि अगर ये 50 है तो ये 25 होगा। ठीक है, और अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं एक बार, किसी भी जीवा द्वारा मतलब कोण द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, मतलब ये वाला कोण सेंटर पे बनाए गए कोण के, देखो ये कोण तो बना रही है ये सेंटर पे, ये कोण बना रही है परिधि पे। तो परिधि पे बनाया गया कोण और सेंटर पे बनाया गया कोण का जो रिलेशनशिप होता है, वो अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं कोण को k से लिखूं तो k सेंटर पे जो होता है वो ट्वाइस ऑफ k परिधि पे होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। मतलब सेंटर पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके काम आती है। ठीक है, चलो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो होती है आपके सर्किल की। अगर आप सर्किल में, हमने चतुर्भुज पढ़ा था, इससे पहले हमारा टॉपिक था चतुर्भुज। अगर मैं सर्किल में कोई भी चतुर्भुज बनाता हूँ, किसी भी तरीके का अगर मैं चतुर्भुज बनाता हूँ, तो जो सम्मुख कोण होंगे, यानी कि इस तरीके के जो कोण होंगे, वो कोण क्या होते हैं, उनका योग, इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। योग कितना होता है, 180 होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, तभी आप जो है इस चीज में आगे बढ़ पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये होगी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो तीनों प्रॉपर्टी अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तो आपका सवाल इसमें गलत नहीं होगा। अब एक छोटा सा आपका चीज बच जाता है, वो है आपका एरिया। पैरामीटर तो हमने पढ़ ही लिया था, अब एक आपका एरिया वाला क्वेश्चन आता है। तो एरिया का तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका कि अगर रेडियस आपकी r है सर्किल की, तो आपका रेडियस r है, तो आपका जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा πr², जहां पे पाई की वैल्यू नॉर्मली आप 3 से लेके सॉल्व कर सकते हो, पर अगर आप चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो, जो कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको आगे बात समझ में, सिंपल सा है। सर्किल में बस ये जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने इतना आपको पता है तो आप 99% क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे, इन्हीं में से कहीं ना कहीं इसमें। और सर्किल में मेनली क्या होता है, सर्किल में ये प्रॉपर्टीज प्लस जो थोड़े बहुत हमने ज्योमेट्री में और जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े थे, त्रिभुज पढ़े थे, उनका यूज करके आप क्वेश्चन को 100% कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आप देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टाइप के कैटेगरी में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि केंद्र में, मैं ये डायग्राम में फिर से बना लेता हूँ। चलो डायग्राम तो मैं एक बार में मैं भी बना लेता हूँ। आपसे बोला गया एक सर्किल है, बड़ा वाला डायग्राम बना लेता हूँ। एक सर्किल है, उससे यहाँ पे एक आपका इस तरीके से ये डी पॉइंट पे, ये परिधि पे टच कर रहा है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है, एक इसका सेंटर है ओ पे। ठीक है, इसने क्या किया है, ओ से भी ऐसे मिलाया है और इस तरीके से मिला दिया है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है बी। ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम मैंने फिर से बना लिया, थोड़ा सा
बड़े फॉर्म में ताकि आपको दिख जाए। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा यदि चाप एबीसी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो एडीसी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको रेखा और कोण बताते हुए बताया था कि जब भी मैं ऐसे लिखता हूं ए डी सी ज्ञात कीजिए, यानी कि मेरे को बीच वाला जो है वो एंगल निकालना है, यानी मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको याद है। देखो ये वाला अगर आप ढंग से देखो तो अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ एक जीवा रही होगी, ठीक है। इस जीवा ने एक तो परिधि पे कोण बनाया है और एक क्या किया है, सेंटर पे कोण बनाया है। ये आपको दे रखा है तो ये टोटल कितना हो गया, ये सेंटर वाला कोण कितना हो गया, आपको दे रखा है 60 और 30, तो ये हो गया आपका 90, यानी ये कोण बनाती है कितना, 90। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सेंटर पे जो भी जीवा कोण बनाती है उसका आधा कोण बनाएगी कहां पर, परिधि पर। तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 90/2, तो कितना हो गया 45। यही तो आपसे पूछा है, एडीसी आपसे पूछा है, यानी कि डी पे एंगल पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो इजी 1 सेकंड का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है ये वाली कि जीवा जो है सेंटर पे दुगना कोण बनाती है तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, ये आप ध्यान रख लेना, आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाले भी मैं बना लेता हूँ डायग्राम, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा सर्किल बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा ओ सेंटर है, ठीक है, ओ मेरा एक सेंटर बना देता हूँ। यहाँ से क्या हो रहा है कि इस तरीके से एक लाइन आ रही है, एक लाइन यूँ आ रही है, ये ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे इस तरीके से एंगल बन रहा है। ये है मेरा पॉइंट Q, ये है मेरा पॉइंट P, ये है मेरा पॉइंट R, ये है मेरा पॉइंट O, ठीक है। ये मेरा सर्किल दिया हुआ है, ये मेरे को एंगल दिया हुआ है ये वाला 100 डिग्री, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है, PQR केंद्र O वृत्त पर स्थित है, OPR ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जब भी आपसे ऐसे पूछे कि OPR ज्ञात कीजिए तो आपको बीच वाला एंगल निकालना है, P वाला, यानी कि आपको P एंगल निकालना है, OPR यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। आपसे पूछा क्या है, इसको रेड में कर देता हूं, आपसे ये वाला एंगल पूछा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से समझ के करते हैं इस क्वेश्चन को। 2-3 प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में लगेंगी तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है कि अगर किसी भी जीवा से यहाँ पे जो कोण बनता है उसी जीवा से सेंटर पे क्या बनता है, डबल कोण बनेगा। लेकिन इसमें आप देखो ये क्या है, एक्चुअली अगर इसको मैं इधर लिया उठा के तो ये इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इसका डबल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना, तो ये वाला एंगल होगा, ना कि ये वाला एंगल होगा। ध्यान रखना इसमें ये गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, ये हो जाएगा आपका कितना, 200 डिग्री। क्योंकि ये कैसे हुआ 200 डिग्री, क्योंकि जीवा एक ही जीवा बॉर्डर में बनाती है 100, तो उसका डबल बनाएगी सेंटर पे, यानी कि इधर की साइड वाला 200। अगर ये 200 है तो मुझे पता है कि सेंटर पे जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 160। अगर मैं 360 में से 200 को घटा देता हूं तो मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरा, 160, ठीक है, 160 आ गया। अब देखो, अब इसे पूछा क्या है मुझसे, ये पूछा है, अब इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। देखो ये क्या है, ये दोनों तो त्रिज्या ही है। अब मैंने बताया था सेंटर से अगर आप किसी भी पॉइंट को टच करते हो सर्किल पे तो वो आपकी त्रिज्या होती है, तो ये दोनों तो आपकी त्रिज्या ही है। तो अगर ये दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि मेरा जो ये क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल को बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये और एंगल ये एंगल बराबर होगा। अब देखो ट्राइंगल का आपका रामबाण फॉर्मूला लगाओ, ये वाला एंगल कितना है 160, तो 160 प्लस ये मान लेता हूं मैं x, ये भी मान लेता हूं मैं x, दोनों बराबर होंगे, प्लस 2x, ये मेरा किसके बराबर होगा 180 के, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 160 इधर आएगा तो 40, x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि मेरा जो आंसर आया एक्चुअली वो कितना आ गया मेरा 20 डिग्री एंगल आ गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस अच्छा क्वेश्चन था, 3-4 प्रॉपर्टीज इसमें आपने लगाई, समझने की जो भी आपने सीखा था पूरा आपने अपनी नॉलेज इस क्वेश्चन में लगा दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि आकृति 10.38 ABC आपका दिया हुआ है। इस डायग्राम को बना लेते हैं फिर से, ठीक है, एक बार बना लेते हैं डायग्राम को, बड़ा सा बना लेते हैं डायग्राम, इस सर्किल है मेरा, ठीक है। एक मेरा ये हो गया, ठीक है, एक मेरा इस तरीके से हो गया, ठीक है, दोनों पॉइंट एक पे मिल रहे हैं। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना
69 डिग्री, और ये छोटा वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 31 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट से रखे मेरे को बी, ये सी दे रखा है, ये ए दे रखा है और ये डी दे रखा है। ठीक है, मुझसे पूछा गया बी डी सी, यानी अगर बी डी सी में अगर मैं चलूँ तो मुझसे पूछा है बी ए है मेरा, बी डी सी, यानी मुझसे ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने एग्जैक्टली। ठीक है, तो ठीक है करता हूँ मैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है, आपको भी इजी लगना चाहिए। नहीं लग रहा है इजी तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे इजी है। ये ट्राइंगल देखो आप, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को आप देखोगे, इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको दिए हुए हैं 69, और ये वाला एंगल आप बता सकते हो तीनों कोणों का योग कितना होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखूं तो 69 प्लस 31, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, प्लस x मेरा 180 के बराबर होगा। इससे मेरा निकल के आ जाएगा x 69 प्लस 31 100, तो मेरा x कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, x मेरा 80 आ गया, लेकिन मुझसे x a नहीं पूछा है, मुझसे d पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। लेकिन हमको सर्किल में प्रॉपर्टी तो पता है कि सर्किल में जब भी परिधि पे जो भी एंगल सेम जीवा अगर एंगल बना रही है तो वो हमेशा क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी। तो अगर ये 80 है तो मेरा ये भी कितना होगा, 80 ही होगा, क्योंकि ये तो हमें प्रॉपर्टी से पढ़ाती थी कि सेम कॉर्ड परिधि पे हमेशा सेम एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये आपका 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, इजी लगेगा आपको। अगर आपने प्रॉपर्टीज ध्यान रखी हुई है जो मैंने आपको बताई तो आपको ये एंगल बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको भी समझते हैं। आपका ये बहुत, मैंने बड़ा सा सर्किल बना दिया आपका। ठीक है, ये आपकी BC एक कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड है जो आपकी ये BC। ठीक है, ये कॉर्ड क्या कर रही है, फिर से दो एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है जो है आपका कितना, 130। ठीक है, और ये आपका पॉइंट हो गया A, ये हो गया पॉइंट आपका D, और पॉइंट C, और आपको ये वाला एंगल भी दिया हुआ है 20। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही देंगे आपको, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको यूज करनी है, लेकिन आपको एंगल दूसरे दे देंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा है, BC दे रखा है 130, ECD दे रखा है, BAC निकालना है। BAC मतलब, अगर आप देखोगे BAC मतलब मैंने आपको बताया था A पे कॉन्सेंट्रेट करो, यानी कि BAC। अगर BAC ट्राइंगल को मैं देखूं, ये मेरा BAC ट्राइंगल है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये मुझसे पूछा है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करो इस वाले ट्राइंगल पे, ये जो आपका ट्राइंगल है इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें क्या ट्राइंगल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो वो वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखोगे, सॉरी आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट ई पॉइंट को, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला ट्राइंगल जो है, जो मैंने ऑरेंज में बनाया है, इस वाले ट्राइंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अगर ये ई पॉइंट है, इस वाले ट्राइंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। आप देखोगे कि अगर ये मान लेता हूं मैं एक्स डी, तो मुझे पता है कि अगर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज होती है कि दो अंतर कोणों का योग सामने वाले भुजा के बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर सोचो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बना लेता हूँ, चलो आपके लिए, इस वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ बना लिया, इसको मैंने आगे कर दिया, ये है मेरा कितना 130, ये है मेरा D पॉइंट, ये है मेरा C पॉइंट, ये मेरा दे रखा है 20 डिग्री, इसको मान लिया मैंने X। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है E। तो देखो इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब आप समझोगे कि ये दोनों जो एंगल है, ये क्या है, इंटरनल एंगल है। ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि दो अंतर कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि x प्लस 20 कितना होगा मेरा, 130 के बराबर होगा। ऐसे मेरा x कितना आ गया, 110, तो मेरा x कितना आ जाएगा 110, यानी कि ये वाला एंगल आ गया मेरा 110। अब तो मुझे सर्किल की प्रॉपर्टी पता ही है कि सेम कोड से बनाए गए एंगल परिधि पे हमेशा बराबर होते हैं, तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा 110। तो मेरे से जो पूछा है वो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 110। ठीक है, आगे बात समझ में, ध्यान रखना बस यही है, इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, मैंने जो समझाया है उसको ध्यान रखना, और प्रॉपर्टीज जो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं ये आप हमेशा ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आपका वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल हमने पढ़ ही लिया है। मैंने आपको बताया था वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है कितना, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और आपका क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने का ज्यादा काम नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है फॉर्मूले। क्षेत्रफल और परिमाप के नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखो वृत्ताकार पाइप है, मतलब इस तरीके का आपका पाइप है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पाइप के चारों ओर टेप लपेटना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पाइप के चारों तरफ का टेप लपेटना है। ठीक है, ये पाइप बेलनाकार नहीं है, ठीक है, ये वृत्ताकार पाइप है, दिया हुआ है कि वृत्ताकार पाइप है।
कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो इसको टेप लपेटना है तो टेप कहाँ लपेटेंगे, टेप तो परिधि पे लपेटते हैं। तो मुझे अगर परिधि पता है तो जितनी परिधि होगी उतनी टेप की लंबाई मुझे चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 और मुझे 10 सेंटीमीटर दी हुई है मेरी क्या त्रिज्या। तो मेरा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 62.8। तो 62.8 सेंटीमीटर मुझे टेप चाहिए होगी इस पर्टिकुलर पाइप पे इस पर्टिकुलर वृत्ताकार पाइप पे चिपकाने के लिए। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं। सुधांशु 7 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपसे पूछ लेता कि पूरे का परिमाप ज्ञात कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं था 2πr, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक वृत्ताकार अगर आपकी तस्तरी है उसका बराबर भागों में बांटते हो तो जो आपका निकल के आती है वो कैसी तस्तरी निकल के आएंगी, आपकी निकल के आएगी इस तरीके से। एक तस्तरी तो आपकी यहाँ निकल के आएगी, ठीक है, एक तस्तरी आपकी यहाँ निकल के आएगी। ठीक है, सेमी सर्कल जिसको हम बोलते हैं। सेमी सर्कल में मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है। तो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो डायरेक्ट लगा दो। कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं जब इस पॉइंट से चलूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, फिर इतना भी चलना पड़ेगा मुझे, यानी कि पहले तो मैं आधी परिधि पे चलूंगा फिर डायमीटर पे चलूंगा, तब मेरा पूरा क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो लगा दो, या फिर आपको नहीं भी ध्यान है तो देखो ये तो हो गया πr, तो ये कितना है 2r। ठीक है, ये हो गया मेरा 2r। तो इसको आप सोल्व करोगे, r की वैल्यू मेरे को 7 दे रखी है, 7 इंटू 3.14 प्लस 2। तो जब आपको सोल्व करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर। तो आपका इस तस्तरी का 36, इसका भी 36 ही होगा क्योंकि दोनों तस्तरियों की त्रिज्या तो आपकी सेम ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, आगे बात समझ में इजी है। ध्यान रखना ये चीज क्या है, गलती हो जाती है इनमें कभी कभी, दोनों का परिमाप अलग अलग आएगा, लेकिन आप पूरी तस्तरी का परिमाप निकालोगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, परिमाप वाले चीज में आपको, सेमी सर्किल वाले में विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है तो देयर इज अ चांस कि आपके गलत हो सकता है। ठीक है, अब एक क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है उसमें। देखो आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें 2 सर्किल दिए हुए हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। बड़ा वाला वृत्त कौन सा है, ये वाला जो आपका बाहर जो आपका वृत्त है वो बड़ा वाला वृत्त है। बड़े वाले वृत्त की आपको त्रिज्या दी हुई है, तो बड़े वाले वृत्त का निकाल दो, ए बड़ा इक्वल टू πr²। तो πr कितना है उसका, पाई मेरा 3.14 होता है, ये इंटू आर दे रखा है मेरे को 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 100, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 314। 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आएगा, बाहर वाले का, बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। छोटे का पूछा है तो छोटे का निकाल दो, AC मेरा कितना हो जाएगा πr²। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है मेरे को, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इंटू 4। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो मेरा निकल के आएगा वो आएगा लगभग 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो एक नई चीज वो पूछी कि दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसमें से छोटा वाला घटा दो, क्योंकि ये बड़े वाले का था ये छोटे वाले का था, इसको घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो छायांकित भाग का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा AB माइनस AC, यानी कि 314 माइनस आपका ये कितना आया था 50.4 आया था, 50.24। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग जो है 263 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तो ये आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 1 खत्म होता है। होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो यार लाइक एक जरूर करना मेरे लिए। ठीक है, अब हम लेके जो आएंगे वो आएंगे ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हमारा सिमेट्री वाला और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से करेंगे, एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है वही समझेंगे, उन्हीं के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अब जब भी वीडियो आए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।